हाय, कैसे हो सारे के सारे? व्हाट्सअप। हाय रोशन। आज हम कुछ कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे स्ट्रिंग के अंदर और थोड़ी बढ़िया बढ़िया तरीके के क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है जी। कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स कर रहे होंगे जो कि बहुत ही कमाल की हैं। सबसे पहले तो कुछ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम कर रहे होंगे। ठीक है जी। एक सेकंड रुकिए। जरा कभी कभी कुछ कुछ इशू कर देता है आईपैड। बढ़िया आशीष, आई एम गुड। आप बताओ। स्ट्रिंग के क्वेश्चन ट्रिकी हैं, ट्रिकी होते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली वही तो कुछ नहीं है। एक बार कर लिए क्वेश्चन ना तो फिर तो इजी से ही होते हैं सारे सारे। मतलब हमें पता है स्ट्रिंग बिल्डर, हमें पता है स्ट्रिंग बफर, हमें पता है किस तरीके से दोनों के दोनों काम करते हैं, देन कुछ भी मुश्किल नहीं है इतना। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा लोगों का कुछ। लीड कोड में स्ट्रिंग बिल्डर नहीं देखा। लीड कोड में स्ट्रिंग बिल्डर कैसे मिलेगा आपको? स्ट्रिंग बिल्डर तो अलग ही क्लास है ना। प्रत्युषा कह रहे फर्स्ट क्लास। हाउ इज इट योर फर्स्ट क्लास? हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास कैसे है? कहाँ थे अब तक? देखो भाई, आज हम कुछ कुछ चीजें करने वाले हैं स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स के अंदर ही। सबसे पहले तो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम की बात करेंगे। ठीक है, पैटर्न मैचिंग मतलब एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर एक छोटी सी स्ट्रिंग फाइंड करनी है। और ये सारी चीजें हमने बहुत बहुत बार कर भी रखी है। इस टाइप की क्वेश्चंस ना, मतलब क्वेश्चंस नहीं करे, इस टाइप की चीजें हमने रियल लाइफ में बहुत बार देखी है। कि कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट है, जैसे विकिपीडिया है या फिर कुछ भी है, इवन हमारा ये इक्लिप्स है, उसके अंदर एक छोटा सा चीज सर्च करना है आपको। नोटपैड है, उसमें हम सर्च करना है तो उसके अंदर हम क्या कमांड रन करते हैं? कमांड एफ। देव ने लाके दे दिया एस डॉट इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग। बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये जो एस डॉट इंडेक्स ऑफ बोला हुआ है ना इन्होंने, मैं अभी देखेंगे भी वैसे हूँ, ये यूजुअली इम्प्लीमेंट हो रहा होता है ब्रूट फोर्स वाले तरीके से, लेकिन इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन भी की जा सकती है। अगर स्ट्रिंग्स कुछ कुछ रिपीट कर रही हैं, जो आज जिसके अंदर आप ढूंढ रहे हो उसके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर्स रिपीट कर रहे हैं, तो ऑप्टिमाइजेशंस भी होती हैं। उनमें से ही एक एल्गोरिथम की हम बात कर रहे हैं विच इज रैबिन कार्प एल्गोरिथम। आपको देखोगे तो मजा आएगा देख के। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन कर रहे होंगे चेक इफ स्ट्रिंग्स आर रोटेशन। आई थिंक इसी में हमारा टाइम निकल जाएगा काफी सारा। देन कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आपको जाकर स्ट्रिंग्स सॉल्व करनी है। मैंने बहुत सारी नोट नहीं की क्योंकि बहुत सारी इजी इजी प्रॉब्लम्स मेरे को मिल रही थी, लेकिन मैं बोला इतना लेवल हो गया कि हम इजी लेवल नहीं करेंगे, तो मीडियम लेवल की है। इसके अंदर हमारा जो लिंक है उसके अंदर मीडियम लेवल क्वेश्चन है ज्यादातर। इंटरव्यू बिट का जो लिंक है उसके अंदर कुछ कुछ कंपनीज के प्रॉब्लम्स दे रखे, मतलब कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है उसके अंदर, तो आपको आपके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपको जाकर सॉल्व करना चाहिए उसके ऊपर। सबसे टफ डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? कौन सा है आप लोग बताओ, मैं तो क्या ही बताऊं। ठीक है, बस तो कुछ टफ होता नहीं। ग्राफ कह रहे हैं लोग, डबल इना ने हीप का। sorting is not a data structure ना, sorting is just an algorithm. dp is also algorithm. नोड वाला वो बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं आई थिंक। कौन कह रहा है? नथिंग। हाँ मतलब होती हैं चीजें, कुछ बहुत सारी मुश्किल चीजें भी होती हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो इतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, हमारी चीजें जो है वो आसान है। मतलब प्लेसमेंट रिलेटेड जो चीजें चाहिए ना वो बहुत आसान होती हैं। व्हेन यू मूव इनटू द realm ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वहां जाके चीजें होने लग जाती हैं, थोड़ी मैथमेटिकल ओरिएंटेड होने लग जाती हैं, थोड़ी सी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे होते हैं, उससे हम दूर रहें तो हम इजीली प्लेसमेंट वगैरह पर अगर ध्यान दें तो हो जाते हैं चीजें। जो ये जो आप कह रहे हो ना, डीपी, ग्राफ, बाइनरी ट्री, ये सब मुश्किल नहीं है, ये सब हार्ड नहीं है। एक बार समझ लिए तो इजी है। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं मुश्किल, मानता हूँ मैं, सब कुछ आसान नहीं होता। ठीक है, हम इसको करते हैं यहाँ पर, समझते हैं कि क्या होता है पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। जैसे मैंने आपको समझाने का भी ट्राई किया कि आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग दी होगी, सपोज कर ऐसी स्ट्रिंग है। ठीक है, सपोज करो ऐसे करके एक स्ट्रिंग है बहुत बड़ी, और इसके अंदर आपको
फाइंड करना है एक पैटर्न, ठीक है, पैटर्न फाइंड करना है। सपोज करो आपको फाइंड करना है कि क्या इसके अंदर बी डी ए प्रेजेंट है, ये आपकी स्ट्रिंग है। तो वही वाली चीज होगी जैसे हमारे नोटपैड के अंदर हम कमांड एफ करके नहीं सर्च कर लेते हैं, सर्च करते हैं कि हाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो बता देता कहाँ प्रेजेंट है, उस टाइप की चीज। अब मैं आपको पता होगा जैसे यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया था, डेव ने कहा फाइंड या इंडेक्स या कंटेन्स, ये सब के सब जो होते हैं वो इंटरनली यही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा बेटर चीज भी आज पढ़ रहे होंगे, तो आपको बताना है बी डी ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर एक बार प्रेजेंट है तो बताओ कहाँ पर है, अगर दो बार प्रेजेंट है तो भी बताओ कहाँ कहाँ किस किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे बी डी ए यहाँ प्रेजेंट है, राइट, इस जगह पे इंडेक्स कौन सा 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो रिटर्न करेगा 4, ठीक है, कि हाँ इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर ये छोटा पैटर्न कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है, वो इज एट प्रेजेंट है। कैसे कर सकते हैं इसको? सॉर्टिंग में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर टफ लगता है? सॉर्टिंग में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर टफ लगता है? अच्छा स्टार्टिंग में, ओ, मुझे जो टफ लगा था दैट वुड बी डेटा स्ट्रक्चर, तो कोई ऐसा टफ नहीं लगा। सोच रहा हूँ कौन सा लगा, अच्छा हाँ हाँ याद आ गया, एवीएल ट्री थोड़ा सा मेरे को टफ लगा था, मतलब उसके अंदर मेरे को रोटेशन समझ में नहीं आए थे शुरुआत में। बी ट्रीज, बी ट्रीज भी थोड़े से टफ लगे थे जब समझ में नहीं आए थे, क्योंकि जिन्होंने समझाया था ना टीचर ने कॉलेज में, वो ठीक से समझा नहीं पाया, तो मतलब मैं समझ भी नहीं पाया उसके बाद ठीक से, क्योंकि एकदम से उसके तुरंत बाद एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो वो मेरा छूट ही गया। देन जब मैंने खुद से पढ़ा तो फिर वो लग गया कि हाँ इजी है। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देना, प्रीवियस स्लाइड में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। हाँ, दो फॉर लूप एन स्क्वायर हम कर सकते हैं सर। इज दिस फाइंड द सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम? यस, इट इज दैट प्रॉब्लम। आपको एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर एक सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है, पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम इज एग्जैक्टली दैट। एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर एक छोटी स्ट्रिंग फाइंड करनी है कहाँ प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है ये बीडीए प्रेजेंट है, राइट। तो इसको करने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन, सपोज करो ये स्ट्रिंग जो है ना ये s है, सपोज करो दिस गिवन स्ट्रिंग इज s, i लेस देन s डॉट लेंथ माइनस ए, मान लो ये p है, पैटर्न जो है ना वो p है मान लो, ठीक है, माइनस p डॉट लेंथ। तो ऐसा करते हैं s की जो लेंथ है ना उसको मान लेते हैं n, और p की जो लेंथ है उसको मान लेते हैं m, ठीक है। सपोज करते हैं कि जो बड़ी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ होगी हमेशा n, छोटी स्ट्रिंग की लेंथ होगी हमेशा m। और जो लूप होगा वो चलेगा हमारा i लेस देन इक्वल्स टू n माइनस m, i प्लस प्लस। उसके बाद हमारा एक दूसरा लूप चलेगा, सपोज करो j वाला, j इक्वल्स टू 0 से लेकर j लेस देन m तक, j प्लस प्लस। और ये चेक कर लेगा कि ये जो आई वाला जो करेक्टर है, देखो बेसिकली फंडा क्या लगने वाला है इसके अंदर मैं बताता हूँ। हमने पहले चेक किया इस बीडीए को, हमने इस बीडीए को चेक किया, ये वाला बीडीए है ना, काम करता हूँ मैं ऐसे हिला हिला के चलाता रहता हूँ। हमने इस बीडीए को इस एबीसी के साथ कंपेयर किया, एक सेकेंड। ठीक है, हमने इस बीडीए को कंपेयर किया इस एबीसी के साथ, देख रहे हो ना। हमने देखा क्या ये मैच कर रहे हैं? नहीं, मैच नहीं करा। हमारा पहला कैरेक्टर जो ए था ना वो इस बी के साथ ही मैच नहीं किया, तो अगर पहले कैरेक्टर मैच नहीं किया तो एबीसी तो मैच करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे। हमने चेक किया क्या ये बी डी ए बी सी ए के बराबर है, हम देखेंगे नहीं, बी से बी से मैच कर गया लेकिन सी से डी मैच नहीं कर रहा, तो सी से डी मैच नहीं कर रहा तो वहीं पे वहीं ब्रेक कर जाओ और आगे मूव कर जाओ। हम इसके साथ चेक करते हैं क्या ये सी ए बी जो है ये बी डी ए से मैच कर रहा है, ठीक है। हम देखेंगे नहीं, सी से बी ही मैच नहीं कर रहा तो कुछ मैच नहीं करेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। हम देखेंगे फिर से अगेन ए बी डी मैच नहीं कर रहा, हम आगे बढ़ जाएंगे। हम देखेंगे अच्छा बी से बी मैच कर गया, डी से डी मैच कर गया, ए से ए मैच कर गया, इसका मतलब यहाँ पे मैच हो गया है। अब यहाँ मैच हो गया तो हम लिख देंगे ठीक है ये इंडेक्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें तो सारे सारे अकरेंसेस बताने हैं, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरा लॉजिक है, ये हमारा लॉजिक है। आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है?
दोबारा आ रहा होगा अगर दोबारा से, तो दोबारा वो लूप तो हमारा चलते रहेगा ना एंड तक। बीडीए की वैल्यू प्रिंट कर दो कि हाँ यहाँ प्रेजेंट है, बस प्रिंट कर दो, या फिर एरे में स्टोर कर लो इंडेक्स को, और फिर बीडीए को आगे भेज दो, आगे कंपेयर करते चलो। ठीक है जी। एन माइनस एम क्यों लिखा है, तो मैं बताता हूँ एन माइनस एम क्यों लिखा है मैंने। एक सेकेंड, मैं सेम चीज करता हूँ। देखो मैंने यहाँ से यहाँ कंपेयर किया इसे, ठीक है, मैं लास्ट तक पहुंच गया, डी से बी कंपेयर किया, ए से डी कंपेयर किया, और बी से ए कंपेयर किया। उसके बाद मैं इसको ऐसे आगे तो बढ़ा नहीं सकता ना, आगे बढ़ा कोई फायदा है नहीं, फायदा ना। तो मेरा ऊपर वाला लूप तो सिर्फ डी तक ही चलना चाहिए ना, ऊपर वाला लूप तो ऊपर वाले डी तक ही चलना चाहिए। आप समझ में आ गया? ठीक है जी। अगर मैंने डी से बी को कंपेयर कर लिया, मतलब ये लास्ट तक पहुंच गया मैं एकदम, डी से बी, ए से बी, और डी से ए, ऐसे मैंने कंपेयर कर लिया। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ऊपर 2 ही कैरेक्टर है, नीचे 3 कैरेक्टर है। तो इसलिए जो मेरा ऊपर वाला लूप है वो n माइनस एम नंबर ऑफ टाइम चलेगा। ठीक है, तो समझते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर n माइनस एम लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। हमारा ये लूप चला, उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया कि एस के इफ एस डॉट कैरेट, कैरेट वाला फंक्शन पता है हमें कि वो लाके देता है कौन सा वाला कैरेक्टर है। इफ एस डॉट कैरेट आई प्लस जे इज इक्वल्स टू टी डॉट, मतलब सॉरी पी डॉट कैर एट जे के बराबर है, सॉरी अगर बराबर नहीं है तो वहीं के वहीं ब्रेक कर जाओ, इस लूप से ब्रेक कर जाओ। ठीक है जी, ऐसे करते चलेंगे। वैसे मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं कोड ही कर देता हूँ, मैं कोड करता हूँ एक्चुअल वाला, उसके अंदर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दो लूप के बाहर कैसे आएंगे ब्रेक करके, वो अगर दो लूप के बाहर ब्रेक करके आना है तो उसके लिए इस लूप के आगे ना आपको लेबल लगाना पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल बना सकते हो, कोई बुलियन बना सकते हो कि उसको, और उसकी वैल्यू को चेक कर लोगे आप बाहर, यहाँ पर इस लूप से बाहर निकल के, क्या उसकी वैल्यू सेट हुई थी, मतलब उसकी वैल्यू ब्रेक करने से पहले सेट कर दोगे आप। सपोज करो ब्रेक ऐसे करके कुछ, लेकिन ये तरीका इतना अच्छा नहीं है। दूसरा तरीका कि आप लेबल बना सकते हो कि लूप 1, इस नाम से आपने ऐसे लेबल बना दिया, और फिर ब्रेक लूप 1 कर दोगे तो वो लूप 1 ही ब्रेक हो जाएगा सीधा। ठीक है जी। भैया ये कैरेट इंडेक्स वैल्यू बताता है क्या? हाँ जी, ये बता देता है कि उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो हमने देखा था ना लास्ट क्लास में स्ट्रिंग के अंदर। एक सेकेंड, काम करते हैं, इसको कोड करते हैं पहले अच्छे से। इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। देखो एकदम बेसिक एल्गोरिथम है, लेकिन इसका पता होना जरूरी है। ठीक है, तभी आपको वो अप्रिशिएट करेगा आप उस वाले एल्गोरिथम को। ये मैं समझाना चाहता हूँ। न्यू पैकेज, कहाँ बन गए? एक सेकेंड, कुछ तो गलत हो गया। आपने सेम क्वेश्चन दिया था पर उसमें क्वेश्चन बताना था, ये नहीं। हाँ सही है, अलग क्वेश्चन होगा मे बी। देखो जी, लो, तो आपके पास स्टैटिक वॉइड, सब उसको बस प्रिंट करना है। आप चाहो तो यहाँ से एक एरे लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हो, एरे लिस्ट। ठीक है, वो पूरा पूरा एरे रिटर्न कर देगा कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि चलो कोई नहीं, हम यहीं पे प्रिंट कर देंगे सारी सारे इंडेक्सेस। स्टैटिक पॉइंट वॉइड है हमारा क्वेश्चन पैटर्न मैचिंग। आपको दो स्ट्रिंग दी गई होगी, एक आपको स्ट्रिंग एस दी होगी जो बड़ी है, और एक आपको स्ट्रिंग दी जाएगी पैटर्न पी। आपने निकाल लिया, एंड जो जाएगा वो होगा आपका एस डॉट लेंथ
एम हो जाएगा आपका पी डॉट लेंथ। उसके बाद हम यहाँ पर अपने दो लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन n माइनस m, n माइनस m प्लस 1 कर दो, या फिर आई लेस देन इक्वल्स टू n माइनस m कर दो, एक ही बात है, आई प्लस प्लस। उसके बाद फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, वैसे मुझे j को बाहर निकालना चाहिए, j लेस देन m j प्लस प्लस। और हम क्या करेंगे, इफ s डॉट char at I plus j not equals to p dot char at j। अगर कभी भी ऐसा होता है कि ये नहीं है बराबर, तो इसे इस लूप वाले इनर लूप से ब्रेक कर जाओ, क्योंकि इतने को चेक कर, अब आगे चेक करने का फायदा नहीं। अगर ये कैरेक्टर मैच नहीं करे, हमारा था ए बी सी, ठीक है, और हमें चेक करना था पी क्यू आर के साथ, तो ए से पी ही मैच नहीं करा, तो हमें पता आगे वो मैच नहीं करने वाला, आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा वो आई प्लस प्लस हो जाएगा उस केस में, ठीक है। लेकिन सपोज करो सारे सारे मैच करते गए, ठीक है, हमें जैसे बीडीए ढूंढना था यहाँ पे, और सपोज करो पूरा का पूरा बीडीए मिल गया, ठीक है। जैसे हमें दिख रहा है कि हाँ बी से बी मैच कर गया, बी से बी मैच कर गया, डी से डी मैच कर गया, ए से ए मैच कर गया, तो हमारा वो जो इनर लूप है वो पूरा का पूरा ट्रैवल हो जाएगा उस केस में, ठीक है। पूरा का पूरा इनर लूप ट्रैवल हो गया, और हमें पता भी नहीं चला कि इनर लूप ट्रैवल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैं इस जे को ना बाहर निकाल दूंगा, सो दैट मैं चेक कर सकूं कि इस जे की वैल्यू क्या है। अगर जे की वैल्यू एम के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब इनर लूप पूरा का पूरा ट्रैवल हो चुका है। बात क्लियर हो रही है। मैं इस जे को बाहर बना रहा हूँ, कमांड एक्स बना रहा हूँ, अभी भी 0 से स्टार्ट हो रहा है लूप स्टार्ट होने से पहले, लेकिन अब मेरे पास जे की एक्सेस होगी इस फॉर लूप के बाहर भी। मैं चेक करूंगा इफ j इक्वल्स टू m, कि अगर मेरा j पूरा m के बराबर हो चुका है, इसका मतलब मेरा लूप ब्रेक नहीं हुआ था ये कहीं भी, ठीक है। इसका मतलब मुझे पैटर्न मिल चुका है। पैटर्न कहाँ मिला होगा, वो i इंडेक्स में मिला होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ कि पैटर्न फाउंड एट i, मतलब यहाँ नहीं आएगा i। उसके बाद फिर अगर मिल गया तो ठीक है, अगर पैटर्न फाइंड नहीं हुआ तो हम अगले कैरेक्टर के साथ स्टार्ट कर देंगे सेम का, ठीक है। एंड सो ऑन हमारे चलते रहेंगे यहाँ पे लूप। अब हम क्या करेंगे, बस इसी चीज को कॉल करा लेंगे, s equals to yi plus j, तो y लगा दूंगा मैं इसके आगे, इस क्वेश्चन के आगे y, तो दिमाग लगाओ, a b c a b b a b b a c d a b, b equals to b d a। और यहाँ पे हमें प्रिंट करना, मतलब बेसिकली फंक्शन कॉल कराना है पैटर्न मैचिंग, मैंने एस एंड पी पास कर दिए। लेट्स रन दिस। पैटर्न फाउंड एट 4, ठीक है, हमें दिख रहा है हाँ 4 पे मिल रहा है। सपोज करो दोबारा से बीडीए मिल रहा है कहीं पे, जैसे सपोज करो यहाँ पे बीडीए दोबारा मिल रहा है, ठीक है। तो पैटर्न फाउंड एट 4 एंड देन पैटर्न फाउंड एट 11, ठीक है। सिमिलरली अगर लास्ट में भी कहीं मिल रहा है बीडीए बीडीए, तो लास्ट में भी एक और पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। 14 पे भी मिल जाएगा, 14 ये वाली इंडेक्स होगी। आयुष क्या समझ नहीं आया, फिर से रिपीट कर दो भैया। हाँ ठीक है, रिपीट करेंगे, अभी हम ट्राई रन भी करेंगे, इवन इसको ट्राई रन करते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन तो नहीं रिपीट करना ना, ट्राई रन करेंगे हम। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्वेश्चन में दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग रखी है आपको, उसके अंदर आपको बताना है एक छोटी स्ट्रिंग कहाँ कहाँ किस किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो ये करने के लिए हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, बड़ी स्ट्रिंग के अंदर छोटी स्ट्रिंग को ना पहले चेक कर लेते हैं एक जगह पे, ठीक है। अगर मैच कर गए तो ठीक है, अगर मैच नहीं करे तो छोटी स्ट्रिंग को आगे बढ़ा दो, अगर मैच करे तो ठीक है, नहीं मैच करे तो छोटी स्ट्रिंग को और आगे बढ़ा दो, एंड सो ऑन, ऐसे करते चलेंगे, छोटी स्ट्रिंग को आगे बढ़ाते चलेंगे। अच्छा मैं छोटी स्ट्रिंग को ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ तो आपके में उल्टा बढ़ रहा है वो, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ाना है छोटी स्ट्रिंग को। तो यही चीज तो हमने यहाँ पे करने का ट्राई किया। जैसे यहाँ पे देखो, हमने पहले चेक किया बीडीए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे छोटा छोटा, हमने देखा क्या ये बीडीए मैच कर रहा है, हम देखा नहीं, बी से ए ही मैच नहीं कर रहा, तो बीडीए को आगे खिसका दो, ठीक है, बीडीए। फिर हम देखा हाँ बी से बी तो मैच कर रहा है, लेकिन डी से सी मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ऐसे तो चेक करोगे आप किसी भी एल्गोरिथम को, हमने फिर चेक किया,
अच्छा बी से सी मैच नहीं किया तो आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो हमने ऐसे करते करते यहाँ पहुंचे बी डी ए, हाँ यहाँ मैच कर गए दोनों एग्जाम, बी डी ए मैच कर गए। तो आपने लिख दिया कि ये इंडेक्स कहाँ था इसका, ये वाला इंडेक्स किस पोजीशन पे था, और उसके बाद फिर से आपने बीडीए को आगे बढ़ा दिया क्योंकि आपको सारे के सारे इंडेक्सेस चेक करना है, बीडीए, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हाँ यही लॉजिक हमने यहाँ पे कोड किया हुआ है, कोड समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग्स हैं, इनको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं कमेंट कर रहा हूँ। हमारे पास एक आई है जो कि अभी फिलहाल 0 है, और हमारा जो जे है वो भी 0 से चलेगा, इनर इस वाले लूप में आएंगे तो, ठीक है। हमने चेक किया कि क्या ये जो जीरो कैरेक्टर है वो जीरो कैरेक्टर के बराबर है। देखो आप आई प्लस जे लिखा है मैंने, लेकिन दोनों ही 0 है इस टाइम पर, दोनों ही 0 है, समझ गए। तो यहाँ पर 0 को 0 के साथ चेक किया हमने, बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम ब्रेक कर गए। हमने हमारा जे प्लस प्लस नहीं हुआ, हमने पहले ही ब्रेक कर लिया। हमने चेक किया क्या हमारा जे जो है वो एम के बराबर हो गया है। जे अगर एम के बराबर हो जाएगा, हम देखेंगे अभी वो अगर होगा बराबर, तो हमने पा लिया वो स्ट्रिंग, ठीक है, हमने ढूंढ लिया कि हाँ ये मैच कर मिल गया था। तो मिल गया था तो हमने प्रिंट कर दिया कि हाँ आई इंडेक्स पर प्रेजेंट था वो। लेकिन हमें मिला नहीं क्योंकि जे की वैल्यू है वो 0 है और एम जो है वो 3 है। तो हमने क्या किया, आई प्लस प्लस कर दिया, अब आई हो जाएगा 1। अब मतलब हम अगले वाले विंडो में चले गए हैं। अब हमने चेक किया, बी से बी कंपेयर किया, ठीक है। तो हमारा जो लूप है वो चलेगा आई प्लस, अब यहाँ पे कुछ एक बंदा कह रहा था आई प्लस जे क्यों लिखा है। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जे जो है वो हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और मेरे को इस बी सी ए इस वाली स्ट्रिंग के अंदर रिलेटिवली फाइंड करना था जीएथ पोजीशन को। तो मैं क्योंकि आई आगे आ चुका हूँ, तो ये वाली जो पोजीशन होगी ये आई प्लस जे वाली पोजीशन होगी, राइट। आप समझ में आ रहा है। और ये वाली पोजीशन जो होगी ये भी आई प्लस जे पोजीशन होगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर आई प्लस जे लिखा है फॉर बिगर स्ट्रिंग। छोटी स्ट्रिंग के लिए तो मैं जे ही लिखूंगा कि वो 0 1 2 उसमें जे चलेगा, ठीक है। इसमें 0 पोजीशन पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। लेकिन यहाँ पर ये 0 पे नहीं है, ये यहाँ पर एक्चुअली आई प्लस जे पे प्रेजेंट है, एंड दैट्स वाई, ठीक है। अब वाई अब क्यों बोलो वाई आई प्लस जे, अब समझ में आ गया होगा भैया। ब्रेक होने से टाइम कॉम्प्लेक्स फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। और ब्रेक तो कर देना चाहिए ना, मतलब क्यों आप जबरदस्ती थोड़ा आप लूप चलाओगे अगर आपको दिख रहा है कि ये कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं। अगर ए से बी मैच नहीं किया तो पता है आपको आगे भी वो मैच नहीं करने वाला, तो यहाँ से आगे बढ़ो, अगले वाले लूप पर चलो, ठीक है। क्यों जबरदस्ती लूप चलाना। और यहाँ पे हमारी एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन है कि अगर ब्रेक हो रहा है बीच में, तो इसका मतलब आपको नहीं मिला वो कहीं पर, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम चेक कर पा रहे हैं। और अगर ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ब्रेक वाला फंक्शन, ब्रेक वाली चीज कॉल कभी नहीं हुई, इसका मतलब पैटर्न मिल गया था आपको, तब आप इस फॉर लूप से बाहर आए हो। उस केस में जे एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। आई प्लस जे फिर रिपीट करें, चलो देख लो यार यहाँ पर मुझे इस वाले बी को कंपेयर करना है इस वाले बी के साथ। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है आई प्लस जे। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट कैरेक्टर विच इज बी, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ विद जीरो कैरेक्टर, वो है बी। तो यहाँ पर तो ये जीरो कैरेक्टर है, देखो यहाँ पर ये बी 0 1 2, यहाँ पर तो बी डी ए 0 1 2 पे है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर 0 1 2 3 4, यहाँ वाला जो बी है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ वाला बी जो है वो 0th पोजीशन पे है, ठीक है। तो मेरे को अब बी सी ए के साथ कंपेयर करना है बी डी ए को, तो इसीलिए मैंने इस वाली स्ट्रिंग के लिए लिखा है आई प्लस जे, जहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी है 1, मतलब मैं 1 कैरेक्टर आगे खिसक चुका हूँ, 1 लेंथ मेरी आगे आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ से एक कैरेक्टर मेरा इग्नोर हो चुका है, आगे वाला कैरेक्टर ए मेरा इग्नोर हो चुका है। तो मेरा आई हो जाएगा 1, जे हो जाएगा 0। मैंने चेक कर लिया कि हाँ इसके लिए फर्स्ट पोजिशन है, लेकिन जो हमारा पैटर्न छोटा वाला पैटर्न है उसके अंदर वो अभी भी जीएथ पोजिशन है। दोनों मैच कर गए, हाँ बी भी मैच कर गए, ठीक है। तो अब मेरा जे प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, अगला लूप चलेगा। तो अब अगला लूप में चलेगा, इसी लूप में हम अंदर जाएंगे। हम दोबारा से चेक करते हैं कि क्या ये मैच नहीं कर रहे हैं, हम देखेंगे हाँ यहाँ पर है पोजीशन अब आई प्लस जे विच इज 1 + 1 विच इज 2, तो 2 पोजीशन पे है सी, लेकिन यहाँ पर जे पोजीशन विच इज 1 यहाँ पर प्रेजेंट है बी। तो क्या सी डी के बराबर है, यहाँ प्रेजेंट है डी, सी डी के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में आ जाएंगे, हम ब्रेक कर जाएंगे। तो यहीं से ब्रेक कर जाएंगे, फिर हमने चेक कर लेगा जे एम के बराबर हो रहा है, नहीं जे एम के बराबर नहीं हो रहा है। तो क्योंकि जे एम के बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ भी प्रेजेंट नहीं था,
तो हम आई में भी आगे खिसक जाएंगे। अब हमारा आई हो जाएगा 2। तो अब हम इधर आ गए, इस सी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अब समझ रहे हो, हम इस सी के साथ स्टार्ट करेंगे। जे हमारा अगेन 0 हो जाएगा लूप में, जे अगेन हमारा 0 हो जाएगा और सेम कहानी चलती रहेगी। हम धीरे धीरे करके आगे खिसकते चलेंगे। अब हमारा J2 हो गया। तो हम चेक करते हैं सी को इस वाले बी के साथ, ये वाला सी है एंड देन ये वाला बी है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। हम देखेंगे हाँ नहीं मैच ही नहीं किया ये, तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा हमारा पहली बारी में ही। फिर हमारा आई अगेन प्लस प्लस हो जाएगा, आई जाएगा 3। अब हम ए को कंपेयर करेंगे इस बी के साथ, हम देखेंगे हाँ ये भी मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा आई 3 हो चुका, राइट। तो पहली इटरेशन में 3 और 0 मैच कर जाएंगे, मैच नहीं करेंगे। तो हमारा आई हो जाएगा 4। 4 पे हमारा यहाँ पे बी प्रेजेंट है, राइट। यहाँ बी प्रेजेंट है और यहाँ पे 0 प्रेजेंट है। 0 पे बी प्रेजेंट है, दोनों मैच करके, ठीक है। 4 और 0 मैच करके तो हमारा जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे हो जाएगा 1। आई अभी भी 4 रहेगा, आई क्योंकि 4 है और यहाँ पर हमारे 5 6 7 ये सब कंपेयर करना है। अब मुझे अगला वाला चेक करना है, डी वाला। तो डी मुझे मिलेगा आई प्लस जे पे, राइट। जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 4 प्लस 1 5 पे मुझे मिल रहा है डी, और यहाँ पर मुझे 1 पे मिल रहा है डी, राइट। छोटे वाले में 1 पे मिल रहा है डी। मैंने देखा हाँ अभी भी मैच कर रहे हैं, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ाओ। जे प्लस प्लस करो, जे हो जाएगा 2, ठीक है। और अभी भी मेरा आई 4 था, तो आई प्लस जे हो जाएगा 6। 6 पे मेरा क्या प्रेजेंट है, 6 पे मेरा ए प्रेजेंट है। ये मेरा ए है और ये भी मेरा ए है, ये दोनों ए है, राइट। दोनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं अगेन। तो अब मेरा जे प्लस प्लस अगेन हो जाएगा और अब मेरा जे हो जाएगा 3। अभी भी मैं ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इस वाले ब्रेक से ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ से ब्रेक कर जाऊंगा मैं फॉर लूप से, क्योंकि अब मेरा जे हो चुका है 3 और एम भी मेरा 3 है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मेरा फॉर लूप से बाहर निकलेगा। और हम चेक करेंगे क्या जे एम के बराबर हो गया है। हाँ यहाँ पर एक्चुअली जे एम के बराबर हो गया, ये भी 3 है और इस स्ट्रिंग की लेंथ भी 3 है। तो इसका मतलब इसको पैटर्न मिल गया था। यहाँ पर पैटर्न कहाँ मिला, आई वाले इंडेक्स पर 4 पर। तो मैंने प्रिंट कर दिया कि हाँ पैटर्न मिल गया है, आई वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट था। अब देखो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का होता कि बताओ आपको प्रेजेंट है या नहीं, कंटेन्स, इधर बूलियन वैल्यू रिटर्न करो, सिर्फ बूलियन, तो आपको जैसे ही मिलेगा वहीं के वहीं आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, ठीक है। जैसे ही मिल गया आप बोलते हो हाँ प्रेजेंट रिटर्न ट्रू। तो आप वहां पे फिर आगे नहीं देखोगे कि आगे आगे और भी प्रेजेंट है कि नहीं है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का कि अगर आगे भी प्रेजेंट है तो बताओ कितने अकरेंसीज हैं, ये बताओ प्रॉपर, ठीक है। जे इक्वल्स टू एम समझाना भैया। अरे देखो ना यहाँ पर जे और एम बराबर हो रहे हैं तभी तो आपको पैटर्न मिल रहा है। बी डी ए 3 लेंथ का है और जे भी 3 लेंथ का हो जाएगा अगर उसको कोई मिल जाएगा पैटर्न। तो जे और एम बराबर हो जाएंगे उस केस में, तो मिल गया मतलब करेक्टर आपको, जो आपको पैटर्न चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। शिवम को आई प्लस जे समझ नहीं आ रहा, मैं भी दोबारा समझाने का ट्राई करो इसको, कोई या तो वीडियो देख लेना। अगर किसी को और अच्छे से समझ में आ रहा है तो यहाँ पर वो आई प्लस जे समझा सकता है। मैंने जितना अच्छे से समझा सकता था मैंने समझा दिया, ठीक है। जे कैसे बढ़ रहा है, जे वाला इस वाले फॉर लूप में बढ़ रहा है भाई। जे यहाँ भी तो जे प्लस प्लस लिखा है ना, इसलिए जे बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन हमें पता करना है कि आगे कितनी बार और प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम दोबारा से फॉर लूप चलाएंगे और हम आई को कर देंगे 5 और सेम कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आई 5 हो जाएगा जे हमारा फिर से 0 हो जाएगा और अगेन हम ढूंढेंगे क्या बी डी ए प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन विच इज डी, हम यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ प्रेजेंट है कि, हम देखेंगे यहाँ प्रेजेंट नहीं है क्योंकि डी जो है ये इस बी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा फिर ये आई आगे चला जाएगा, आई हो जाएगा 6। 6 जगह अच्छा चेक करेगा कि ए इसके बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, देन ये 7 हो जाएगा आई, और 7 पे हमारा बी प्रेजेंट है, देन 8 9। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से इनको हटा देता हूँ, ठीक है। सपोज करो ऐसा है बीडीए के बाद दोबारा से बीडीए लिखा हुआ है, तो आई जब हमारा 7 हो जाएगा, अब दोबारा देख लो, जिसको समझ नहीं आया था मैं भी दोबारा समझ में आ जाएगा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। अब हमारा आई हो चुका है 7, जे हमारा 0 है, हम इस वाले फॉर लूप में जाएंगे। हम क्या करेंगे, एस डॉट कैरेट आई प्लस जे। तो आई में हम 7 आगे खिसक चुके हैं, राइट, 7 तक हम आगे खिसक चुके हैं। तो हमें इस वाले बी इंडेक्स का पता लगाना है, इस वाली बी इंडेक्स का पता लगाने के लिए ही मैं आई प्लस जे कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये वाली बी इंडेक्स मेरी आई प्लस जे पोजीशन पे है, विच इज 7 प्लस 0, ठीक है। मतलब 7 प्लस 0 तो 7 ही होगा। हमने 7 पोजीशन को 0 पोजीशन के साथ कंपेयर किया, हाँ ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब मैंने कर दिया जे प्लस प्लस, जो हो जाएगा 1। अब मेरे को चाहिए अगली पोजीशन, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि अच्छा एक करेक्टर तो मैच करेगा, दूसरा करेक्टर भी मैच कर रहा है, दूसरा करेक्टर है डी, ठीक है।
यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तो कंपेयर करने के लिए मैंने आई प्लस जे किया, 7 + 1 विच इज 8। तो आप देख लो डी 8 पे प्रेजेंट है, तो इसके अंदर हाँ 8 है और इसके अंदर 1 है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर गए, तो इसका मतलब हाँ यहाँ पर मैचिंग हो रही है। जे प्लस प्लस करो, ठीक है, फॉर लूप में जे प्लस प्लस हो रहा है, जे हो जाएगा 2, ये 2 हो गया, और हम 7 + 2 9, मतलब 9 पे हमने चेक किया, हाँ यहाँ पर भी ए है और 2 पर भी ए है इधर, तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो अगेन जे प्लस प्लस होगा हमारा, ठीक है, जे प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर जैसे जे 3 होगा, ये इस फॉर लूप में दोबारा नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो क्योंकि इसमें नहीं जा पाएगा, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हम चेक करेंगे क्या जे एम के बराबर हो गया, हाँ जे एम के बराबर हो गया है, ये भी 3 है, इसकी भी लेंथ 3 है, तो हमें यहाँ पर अगेन वो मिल गया है, ठीक है। समझ आ गया है भैया? ओके, कोई और ट्रिक है इसे सॉल्व करने का? हाँ, हम देखेंगे उससे आगे। तो ये तरीके से अगर आप करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ मुझे कितनी आ रही है। n क्रॉस m आ रही है, राइट? n क्रॉस m आ रही है, यहां से हमें दिख रहा है कि यहाँ बिग O ऑफ n क्रॉस m आ रही है, where n इज द लेंथ ऑफ बड़ी स्ट्रिंग, m इज द लेंथ ऑफ छोटी स्ट्रिंग। हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिग O ऑफ n प्लस m के अंदर इन एवरेज केस, ठीक है। कैसे कर रहे होंगे उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे रैबिन कार्प एल्गोरिथम। इसको समझते हैं जरा कि कैसे काम करती है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देखते हैं कैसे काम करती है। तो बेसिकली होता क्या है कि अभी हमने देखा, जैसे हमें फाइंड करना था, सपोज करो सीरियस में यही वाली स्ट्रिंग लेते हैं या फिर दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं। इस बार हमने सपोज करो लिखा एस, यहाँ पर है ए बी डी ए बी, ऐसे बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है। और एक आपको पैटर्न दिया हुआ है, सपोज करो एक सेकेंड, हाँ बीडीए ही मान लेते हैं, चलो इधर भी बीडीए ही स्ट्रिंग है सपोज करो, ठीक है। आपको ये फाइंड करनी है, तो इसको करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या बीडीए अभी, अब इस वाले तरीके को समझना दोबारा से। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने चेक किया ये बीडीए को इस पूरे के साथ, हमने देखा कि क्या ये मैच कर रहे हैं करेक्टर बाय करेक्टर, हमने सारे के सारे करेक्टर मैच किए हैं, ठीक है। पी के जितने भी करेक्टर थे हमने सारे सारे मैच करे हैं, बी के साथ पहले इस वाले को मैच किया, देन हमने इस वाले को मैच किया, देन हमने इस वाले को मैच किया। सपोज करो बहुत बड़ा पी होता, सपोज करो पी जो है 500 लेंथ का है और आपके 499 कैरेक्टर्स मैच कर गए, ठीक है, मस्त कैरेक्टर मैच करता है। अब आप सोच रहे हो कि बस ये लास्ट कैरेक्टर भी मैच कर जाए तो लॉटरी लग जाएगी, ठीक है, सारे मैच कर जाएंगे, लेकिन वो लास्ट कैरेक्टर था जो मैच नहीं किया। अब क्योंकि वो लास्ट कैरेक्टर मैच नहीं किया तो आप बोलोगे अरे यार कोई बात नहीं, टफ लक। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने सर्च में, ठीक है। तो आप बड़ी वाली स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक खिसक जाओगे आगे, समझ रहे हो। आपने अगर सपोज करो पी वाली के अंदर 500 कैरेक्टर होते, तो आपने यहाँ के 500 इस ऊपर वाले के 500 साथ मैच कर लिए होते सारे सारे। आपने देखा कि हाँ यहाँ तक मैच होते जा रहा होते जा रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट में मैच नहीं हुआ, तो इस चक्कर में आप पूरा का पूरा बोलते कि हाँ कुछ फायदा हुआ नहीं। ऐसा करते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेम काम, और फिर सेम आप अगेन 500 के 500 मैच करना स्टार्ट कर देते हो, विच इज नॉट रॉन्ग, मतलब इससे कर रहे हो आप, और इसी की वजह से आपकी n+m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर आ रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप सारे सारे करेक्टर मैच करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। रेविन का आप एल्गोरिथम कहता है कि आपको सारे सारे करेक्टर हर बार मैच करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ऐसा फंक्शन बना लो, आप एक ऐसा हैश बना लो, उसे कहते हैं हम हैश। आप अपनी जो स्ट्रिंग है ऊपर जो जो एस है, ये जो विंडो है जो स्लाइड हो रही है, इसको स्लाइडिंग विंडो भी कह सकते हो आप, ये जो विंडो स्लाइड होते जा रही है, इस विंडो का आप एक हैश निकाल दो, और ये जो आपका पैटर्न है ना स्ट्रिंग, पैटर्न स्ट्रिंग जो है, इसका भी एक हैश निकाल दो, ठीक है। दोनों का हैश निकालो। हैश क्या होता है भैया, तो हैश बेसिकली एक फंक्शन होता है। हैश एक कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज नहीं है, मतलब कंप्यूटर साइंस में ही है, लेकिन इससे ज्यादा वो क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड ज्यादा चीज है, ठीक है। कि आपका एक हैश फंक्शन होता है जो कि एक इनपुट लेता है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक आउटपुट वैल्यू जनरेट करता है। अब इस हैश की क्या खासियत होती है, इस हैश फंक्शन की क्या खासियत होती है कि हैश फंक्शन जो होता है वो अगर उसके अंदर एक इनपुट पास किया गया I1,
तो वो एक आउटपुट जनरेट कर देगा, सपोज करो O1। तो अगर इस वाले फंक्शन के अंदर जब भी आप I1 पास करोगे वो हमेशा आपको O1 ही लाके देने वाला है। इसकी ये खास बात होती है, ठीक है। हैश एक फंक्शन होता है जिसके अंदर जितनी बार भी आप एक इनपुट पास करोगे तो उस इनपुट के लिए हमेशा वो सेम ही आउटपुट जनरेट करेगा। अब बोलोगे इससे फायदा क्या है? इससे फायदा एक्चुअली ये है कि ये जो स्ट्रिंग इसके अंदर मैंने अगर पास कर दी ना, इसके अंदर चाहे आप कितनी ही बड़ी स्ट्रिंग पास कर दो, सपोज करो 1000 लेंथ की पास कर दी, 1000 लेंथ की मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी इसके अंदर, तो इसका काम है एक छोटी वैल्यू रिटर्न करना, छोटा आउटपुट रिटर्न करना। तो 1000 लेंथ की स्ट्रिंग का ये छोटा आउटपुट रिटर्न कर देगा, सपोज करो 4। तो ये कुछ कुछ अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करता है हैश फंक्शन। अलग अलग टाइप के हैश फंक्शन होते हैं, ये अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेगा और बोल देगा कि ठीक है इस 1000 लेंथ की स्ट्रिंग का आउटपुट 4 आएगा, ठीक है। और आप मेरे अंदर जब भी यही वाली सेम स्ट्रिंग फीड करोगे मेरे फंक्शन के अंदर, ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर आप जब भी ये वाली इंफॉर्मेशन फीड करोगे दोबारा से, तो मैं अगेन गारंटी करता हूं कि मैं 4 ही लाके दूंगा, ठीक है। क्या 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 चल क्या रहता है? ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक और खास बात है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप बहुत बड़ी चीजों को एक छोटी चीजों में मैप कर रहे हो, एक तरीके से मैपिंग तो हो रही है, बड़ी स्ट्रिंग को छोटी स्ट्रिंग में मैप किया जा रहा है। तो इसके अंदर अगर आपने एक और पास किया I2, सपोज करो I2 पास करते हो कभी, तो हो सकता है उस I2 के लिए भी O2 आ जाए, सॉरी I2 के लिए भी O1 आ जाए, हो सकता है, ठीक है। तो मतलब सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट हमेशा आएगा, ये तो गारंटी करता है। लेकिन हो सकता है कभी कभी कि डिफरेंट इनपुट के लिए भी सेम आउटपुट आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज को छोटे में मैप किया जा रहा है, तो वो वहां पे रिपीटेशन हो सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कोलिजन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोलिजन। एक्चुअली हैश मैप के अंदर जब हम घुसेंगे ना, हैश मैप की बात करेंगे, हैशिंग की क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हम इसको और डीप में पढ़ रहे होंगे। लेकिन रैबिन का आप एल्गोरिथम के अंदर भी ये हैश मैप वाला मतलब हैशिंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा और समझ रहे हैं इसको अच्छे से, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड कोलिजन। हम चाहते हैं कि ये कोलिजन कम से कम हो, तो हम बेसिकली अपने हैश फंक्शन को अगर इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव हैश फंक्शंस टू रिड्यूस कोलिजन। हम चाहते हैं कि वो अलग अलग इनपुट के लिए भी ज्यादा से ज्यादा अलग अलग आउटपुट दे, ठीक है। अगर उसके अंदर I1 के लिए O1 दिया है, तो वो हम चाहते हैं कि I2 के लिए वो O2 दे। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, दिस मतलब ये तो आइडियल वर्ल्ड होगा जिसके अंदर वो ऐसा कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर सेम सेम इनपुट के लिए भी सेम आउटपुट जनरेट ना करे, सेम इनपुट के लिए तो सेम आउटपुट जनरेट करेगा, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट जनरेट ना करे, ऐसा होता है। अब ये हैश फंक्शन कैसे बनाया भैया, ये जरा समझते हैं हैश फंक्शन कैसे बनाया। तो हैश फंक्शन बहुत इजी भी हो सकते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। जरा इजी वाला समझते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल हम। सपोज करो हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हम चाहते हैं हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है विच इज कॉल्ड डॉग, एक स्ट्रिंग डॉग है। मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग का एक हैश बनाना विच इज एन इंटीजर वैल्यू, छोटी इंटीजर वैल्यू है। तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ? आप बोलोगे भाई ऐसा करो, डी की एसकाई वैल्यू, ओ की एसकाई वैल्यू और जी की एसकाई वैल्यू, इन तीनों को ऐड कर दो, तो आपको एक डॉग के लिए इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, इससे भी मेरा काम हो गया, ठीक है, इससे मेरा काम हो गया। और हमें पता है डॉग की एसकाई वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि चलो ए जो होता है वो प्रेजेंट होता है, हमें ए कहाँ प्रेजेंट होता है याद है किसी को? स्मॉल ए 97, कैपिटल ए 65 पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल ए 97 प्रेजेंट होता है। ए बी सी डी ऐसे करके मान लो है 97, 98, 99, ठीक है, 100 ऐसे करके। तो इस तरीके से डॉग की कोई ना कोई वैल्यू आई जाएगी, ठीक है। सपोज कर लो कि डॉग की वैल्यू आ गई यहाँ पे 144, सपोज कर लो, ठीक है। मैं मुझे नहीं पता यही वैल्यू आएगी, मैं मान रहा हूँ ये वैल्यू आएगी। लेकिन इस बात की तो गारंटी ये हमेशा है कि डॉग के लिए हमेशा यही इंटीजर वैल्यू आने वाली है, राइट। सेम इनपुट डाला जाएगा तो सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। वैसे मुझे बताना एक्चुअली एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी डॉग के लिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर बिकॉज सही रहेगा। एक्चुअल क्या वैल्यू आएगी डॉग के लिए?
देखो डी की वैल्यू 100 है, ए ई एफ जी, और जी की वैल्यू 103 है। ओ की वैल्यू कितनी होती है? ओ की वैल्यू कितनी होगी? 97। के एल एम एन ओ 11 12 13 14 15 15 पे होता है, और 512 112 112 होगी राइट। 305 एक 315 314 होगी क्या? मैंने गलत बताया क्या? अच्छा सॉरी, हाँ 111 होगी यहाँ पे वैल्यू, 314। ठीक है, तो इसके लिए हमें दिख रहा है कि हाँ डॉग की वैल्यू जो है वो 314 आएगी। लेकिन क्या ये एक अच्छा हैश फंक्शन है? हमें दिख रहा है कि ये एक अच्छा हैश फंक्शन नहीं है, क्योंकि डॉग के लिए 314 आ रहा है और हमें पता है गॉड के लिए भी 314 ही आ जाएगा। ये क्या ये बात सही नहीं है? तो इसकी नजरों में तो डॉग और गॉड सेम सेम हो गए, सेम सेम वो हो गए, वर्ड्स हो गए राइट। क्योंकि एक हैश फंक्शन को हम ये मानते हैं कि अगर हैश फंक्शन यूनिक है तो वर्ड्स भी यूनिक होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि नहीं, डॉग और गॉड दोनों का 314 आ रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, अभी फिलहाल इसी हैश फंक्शन को, ये जो हमारा बेसिक हैश फंक्शन है, इसी के साथ ही देखते हैं केएमपी कैसे काम करती है, ठीक है। केएमपी नहीं, सॉरी रैबिन कार्प कैसे काम करते हैं, केएमपी नहीं है। केएमपी आज पढ़ नहीं पाएंगे, बट मैंने केएमपी बोल रखा है आपको, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। इट इज वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ी एल्गोरिथम है, लेकिन अच्छी एल्गोरिथम है, ठीक है। वो n प्लस एम से भी हटके बिग ऑफ n में कर देती है क्वेश्चन को सॉल्व, तो गुड। प्लीज करा देना। ओके, आई ट्राई कि मैं इसको डाउट क्लास के अंदर करा दूं, हमारी जो संडे को होती है, ठीक है जी। साइनाथ, ठीक है, कर ही लेंगे, डोंट वरी। अच्छी एल्गोरिथम है। um, 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 तो हमें दिख रहा है कि चलो हमें डॉग का एक हैश फंक्शन बनाना है, डॉग से हमें 314 मिल रहा है, गॉड से हमें 314 मिल रहा है, लेकिन इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर एक छोटी स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है? तो मैं बोलता हूँ कि यार सब्र करो थोड़ा, अभी पता लगाएंगे, सपोज करो ये है, ठीक है। सपोज करो ये हमारी स्ट्रिंग थी, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग थी, और इसके अंदर मैंने क्या किया, BDA वाली स्ट्रिंग का हैश निकाल लिया मैंने क्या किया कि हैश ऑफ BDA निकाल लिया मैंने। कितना होगा BDA का हैश? तो बी हमें पता है होता है 98, 98, और डी होता है हमारा 100, और ए होता है हमारा 97, और 7 15, और 9 18 19, एक 295, 295। अब हमें देखना है कि जब भी हमें BDA का जो हैश है, इस हैश के बराबर हमें एक स्ट्रिंग मिल गई है ऊपर, अगर दोनों का हैश बराबर है, तब हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रिंग हमारी मैच कर गई हो, क्योंकि हमें पता है कि सेम हैश के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसी केस में हम चेक करेंगे क्या ये दोनों स्ट्रिंग मैच कर रही है। अगर हमें दिख रहा है कि हैश नहीं मैच कर रहे इन दोनों स्ट्रिंग्स के, तो हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर नहीं करेंगे, एंड बाय दैट हम पूरा का पूरा पी के अंदर ट्रेवल नहीं कर रहे होंगे, एंड बाय दैट हमारी n क्रॉस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही होगी, एंड बाय दैट हमारी n प्लस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था, अभी आपको अगर 500 पी पी जो आपका पैटर्न है वो अगर छोटा नहीं है, 3 लेंथ का नहीं है, पी अगर आपको सपोज करो 500 लेंथ का है, तो आप 499 टाइम भी चल लेते हो और एक नहीं मिलता तो आप वहां पर रुक जाते हो, फिर आप अगले पर मूव करते हो, फिर दोबारा से आप लोग पूरा का पूरा 499 तक भी चल सकते हो सकता है इस तरीके की स्ट्रिंग हो। तो आप हर बार वो चेक कर रहे हो, हर बार आप पी के लिए पूरा का पूरा लूप चला रहे हो, तो पूरे जितने भी एस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एन कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए आप एम टाइम लूप चला रहे हो, तो एन एन मल्टीप्लाई बाय एम हो रहा था पहले, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं हो पाएगा भैया? तो आप क्या करोगे ना, आप पहले ADB का हैश निकाल लोगे, सॉरी इस वाले का, इतने पार्ट का
हैश निकाल लोगे ए बी डी का, आप बोलोगे क्या आ रहा है, तो देखोगे इसका भी हैश सेम ही आ रहा है, वैसे तो 295 ही आ रहा है। आपने कहा इसका हैश आ रहा है 295 और हमारा जो नीचे पी था उसका भी हैश 295 आ रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं। हमें पता है अगर हैश मैच भी कर जाते हैं तो भी धोखा हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपेयर कर लेंगे, दोनों में ट्रेड करके देख लेंगे क्या ये मैच कर रहे हैं, अगर मैच करके तो ठीक है, नहीं मैच करे तो आगे बढ़ते हैं। सपोज करो मैच नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब सपोज करो मैच करके, लेकिन ये दोनों तो मैच नहीं करे, राइट, ए से बी मैच ही नहीं किया, हैश मैच करके लेकिन स्ट्रिंग मैच नहीं की, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसा नहीं कि अब बी डी ए का दोबारा से हैश निकालने बैठेंगे ना, हम ए बी डी के हैश से ही बी डी ए का हैश निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे बताता हूँ। हम बोलेंगे ए बी डी का हैश कितना आ रहा था, हैश ऑफ ए बी डी कुछ तो आ रहा था, उसमें से माइनस कर देते हैं ये वाला करेक्टर, ये वाला आई वाला करेक्टर, ठीक है। तो ये सपोज करो ए था, इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है, इसके जो भी वैल्यू थी, और इसमें ऐड कर देते हैं ये वाला करेक्टर विच इज ए ठीक है, तो हमने ए माइनस करके ए ऐड कर दिया। खैर समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट वाला करेक्टर माइनस करना है, लास्ट वाला करेक्टर ऐड कर देना है, तो हमारा नया हैश जनरेट हो जाएगा फॉर दिस शिफ्टेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पर वो फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली सेम अगेन से आ गया, हमें दिख भी रहा है, हाँ यहाँ पर भी बीडीए बन रहा है, ठीक है, दिस इज बीडीए, और यहाँ से बीडीए बीडीए मैच भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चलो हैश तो आपका 295 ही आ रहा है, इसका भी और इसका भी नीचे भी 295 था, दोनों हैश तो मैच कर गए, लेकिन स्ट्रिंग भी मैच कर रही है इस बार, तो ठीक है, आपको पोजीशन मिल गई है। अब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है, आपको इतने का हैश कैलकुलेट करना है डीएबी का। तो आप बोलोगे भैया डीएबी का कैसे निकाले, तो अगेन वही करोगे, आपका जो बीडीए का हैश था, हैश ऑफ बीडीए, उसमें से माइनस कर दो बी, ठीक है, ये वाला करेक्टर माइनस कर दो और ये वाला करेक्टर ऐड कर दो यार आप लोग ये मत समझिए कि मैं सेम चीज माइनस करके सेम चीज ऐड कर रहा हूँ, ये एग्जांपल ऐसा है, ठीक है, ये एग्जांपल ये ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो पहला करेक्टर है वही लास्ट करेक्टर के बराबर हो रहा है, बट अलग एग्जांपल के अंदर ऐसा नहीं होगा, अभी आगे भी बढ़ूंगा तो मैं शायद ऐसा ना हो। तो हमें देखा कि अच्छा ठीक है, अगेन ये डीएबी हो गया और इसका जो हैश है वो 295 ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी तीन करेक्टर हैं डी ए और बी, लेकिन यहाँ पर तीनों करेक्टर हैं डीएबी और इसका भी है हैश 295 ही, हैश मैच करके, लेकिन इस बार हम अगेन स्ट्रिंग मैच करके देखेंगे क्या डी से बी मैच कर रहा है, नहीं डी से बी मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है। आगे मूव कर जाते हैं, आगे मूव करते हैं अब हम, आगे हमारा है ये, ठीक है, हमें निकालना है हैश ऑफ ए बी ए, हैश ऑफ ए बी ए कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे हम निकाल सकते हैं इसको हैश ऑफ डीबीए से, हैश ऑफ डीबीए से निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, डीबीए के अंदर से माइनस कर देंगे डी, और अगला वाला करेक्टर जो है, अगला वाला करेक्टर मतलब डी माइनस करके हम इसमें ये अगला वाला करेक्टर ऐड कर देंगे ए, अब डिफरेंट आएगा। तो हैश ऑफ डीबीए कितना था 295, उसमें से हम डी माइनस कर देंगे, डी कितना था आपका 100, ए ऐड कर देंगे विच इज 97, तो ये कितना आ जाएगा आपका -3 विच इज 292। तो आपको दिख रहा है कि ये 292 इसका हैश है ऊपर वाले का और इसका नीचे वाले का हैश है 295, तो ये दोनों हैश ही मैच नहीं कर रहे, तो ये स्ट्रिंग भी मैच ही नहीं करेंगे, मतलब हैश मैच नहीं कर रहे, ऑब्वियसली स्ट्रिंग भी मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो इस बार आप कंपेयर ही मत करो बीडीए वाली स्ट्रिंग को वाली स्ट्रिंग के साथ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बच सकते हो, समझ रहे हो। इसकी वॉच कॉम्प्लेक्सिटी एन क्रॉस एम ही आएगी, हाँ इसकी वॉच कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली एन क्रॉस एम आएगी, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जो एन प्लस एम लिखा था ना, मैंने लिखा था एवरेज केस में, ये एवरेज केस में मैंने बोला भी होगा शायद, पता नहीं भूल गया होगा यहाँ पर, एन प्लस एम इसकी एवरेज केस में आएगी, वर्स्ट केस के अंदर इसकी अभी भी एन क्रॉस एम ही आ रही होगी, लेकिन यूजुअली आपका जो होता है ना वो नॉर्मल आपका एवरेज केस ही होता है, ठीक है, एवरेज केस में इसने आपको फिर भी बचा लिया, यूजुअली आपका एवरेज केस ही होता है, उसके अंदर आपका फिर भी इसने बचा लिया है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो से हो रहा है ये, तो हाँ स्लाइडिंग विंडो, एक्चुअली ये स्लाइडिंग विंडो ही है, आपकी विंडो स्लाइड होते जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपकी विंडो ये थी, इसमें आपने स्टार्टिंग वाला माइनस किया, आगे वाला प्लस किया, इससे आप लोगों ने एक विंडो बना लिया, फिर आपने चेक किया इन दोनों का हैश निकाल के मैच कर गया तो ठीक है, मैच नहीं किया तो विंडो को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हो आप, अगेन पहला वाला माइनस करते हो और आगे वाले को ऐड कर देते हो, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे हैश कैलकुलेट कर रहे हो, और कुछ नहीं है ऑप्टिमल मेथड। अभी देखो,
अभी आप इतना समझो कि इसको अभी हम और कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली अभी भी ये पूरा ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है भैया ऑप्टिमाइज अभी भी? क्योंकि इसके अंदर इतने सारे कोलिजन हो रहे हैं, आपको दिख रहा है। अच्छा हुआ कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहे थे, तभी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें अगेन कोलिजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपने देखा होगा कोलिजन काफी बार हुए। एक कोलिजन यहां हुआ, खैर यहाँ तो मैच कर गए बीडीए, लेकिन कोलिजन हुआ था यहाँ पर भी। और एक कोलिजन यहाँ भी हुआ, एबीडी, डीएबी, बीडीए, तीनों का जो हैश है वो आपका 295 ही आ रहा है। ठीक है, तो बार बार कोलिजन हो रहा है इसकी वजह से। और इसकी वजह से आपको जब भी कोलिजन होगा तब आपको पूरा का पूरा कंपेयर करना पड़ेगा। और अगर मान लो सपोज करो ऐसी स्ट्रिंग है ना आपकी, सपोज करो अगर आपकी स्ट्रिंग ऐसी है ए, और सपोज करो दूसरी स्ट्रिंग है ए, मतलब ये सपोज करो ये स्टार्टिंग स्ट्रिंग है, बड़ी वाली स्ट्रिंग है, और ये पैटर्न है आपका। इसके अंदर आप हैश कैलकुलेट करोगे, इतने का मैच करोगे। जैसे देखा आपने, हाँ हैश तो बराबर आ गया, हैश बराबर आ गया तो आप क्या करोगे, कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे सबको। हाँ कंपेयर करके भी बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अब आप फिर आगे बढ़ोगे, आपने अगेन हैश देखा कि हाँ हैश तो बराबर आ गया फिर से। अब फिर आपको हैश बराबर आ गया तो इसे तसल्ली नहीं होती ना कि बराबर होंगे भी स्ट्रिंग की नहीं। तो फिर आप कंपेयर करोगे, आप देखोगे हाँ दोबारा बराबर है। फिर आप अगले पे गए, आपने देखा हाँ हैश बराबर आ गया, लेकिन हैश बराबर आ गया तो इससे स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं पता नहीं, तो आप दोबारा कंपेयर करोगे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है n क्रॉस m, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। दिस इज द वर्स्ट केस एक्चुअली, ठीक है। ये इसका वर्स्ट केस होता है, वर्स्ट केस ऑफ दिस एल्गोरिथम। क्या नाम है इसका, रेविन का। रेविन का आपका जो वर्स्ट केस होता है वो तब होता है जब दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स एक जैसे हों। दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर अगर सारे के सारे कैरेक्टर इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो वो इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस होता है। लेकिन स्टिल हम थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं इसके अंदर, थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इस वाले वर्स्ट केस से तो तब भी नहीं बच पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बच जाए, ठीक है। अगर हम कोलिजन को कुछ हद तक अवॉइड कर सकें, जिनके लिए आंसर ही नहीं है, जैसे एबीडी इज नॉट द आंसर, राइट। एबीडी मिला, नीचे आपका बीडीए है, यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आपको कोलिजन हो गया। तो अगर हम इस तरीके की कोलिजन्स को रिमूव कर सकें अपने सिस्टम में से, इस टाइप के कोलिजन्स को रिमूव कर सकें अगर अपने सिस्टम में से, तो हम काफी हद तक इसे तब भी इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट चैलेंज होता है टू रिड्यूस द कोलिजन। लेट्स रिड्यूस द कोलिजन। भैया आज एक ही प्रॉब्लम होगा क्या? एक प्रॉब्लम यार, ये एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, इसको मैं चाहता हूँ कि अच्छे से समझ लो। हाँ इस वजह से एक ही प्रॉब्लम हो पाएगी आज। आप चाहो तो हम ये दूसरी वाली एल्गोरिथम क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने दे रखा है कि लॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, ये डिस्कस कर सकते हैं मे बी, अगर टाइम बच गया तो। मुझे नहीं लगता टाइम बचेगा, लेकिन ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पर समझना जरूरी है यार ये एल्गोरिथम, क्योंकि मैंने इस एल्गोरिथम को आते हुए देखा है इंटरव्यूज के अंदर काफी बार, तो मुझे लगा था इस एल्गोरिथम को अच्छे से समझना जरूरी है। तो समझ लो, ठीक है, ठीक है, समझो इसे। रिड्यूस द कोलिजन करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें समझने को मिलेंगी जिससे कि आपको दिखे कि हाँ हैशिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। जो आपकी वो स्लाइडिंग विंडो है, वो प्रॉब्लम आपको अभी से समझ में आने लगी किस तरीके से होती है, और भी मल्टीपल चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो इसी वजह से इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, कोलिजन कैसे रिड्यूस किया जाए, तो मैं बताता हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हम दूसरा वेरिएबल लेके आएंगे विच इज कॉल्ड डी, ठीक है। और इस डी के अंदर वैल्यू जो रखेंगे, हम रखेंगे जितने भी हमारे स्ट्रिंग की रेंज है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जितने नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली, जैसे यहाँ पर इस वाले स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख रहा कि ए बी डी ए ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी सी डी, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ जो है 4 ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आपकी जो गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स डिफाइंड है, कितने कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर, तो आप वहां से डी को अपना ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये जो डी की वैल्यू है वहां से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सपोज करो 4 के लिए लेके चलते हैं कि सपोज करो डी की वैल्यू 4 है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, हमें नहीं पता, हम कुछ भी कैरेक्टर डाल देंगे,
तो उस केस में सेफ रहने के लिए आप डी की वैल्यू 256 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं समझाने के लिए डी की वैल्यू 256 ले लेता हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी बड़ी होने वाली है, अभी आप देखोगे। अगर मैं 256 ले लूँगा तो मेरे बस की नहीं है समझाना। 256 की पावर 2, 256 की पावर 3 ये नहीं कर सकता मैं बैठे बैठे यहाँ पर, कंप्यूटर जरूर कर सकता है। तो मैंने डी की वैल्यू यहाँ पे 4 ले लिया, बिकॉज मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो मेरी गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर सिर्फ 4 यूनिक कैरेक्टर्स हैं। अब समझ में आ गया क्यों ले रहा हूँ मैं डी की वैल्यू 4? अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ए बी डी ए, सॉरी ए बी डी जो आपका ये है, ए बी डी जो है आपका, इसका आपने हैश निकाला था पहले, ए की वैल्यू, ए बी डी का आपने हैश निकाला था पहले, वो निकालता आपने ए की वैल्यू जो थी विच इज 97, फिर बी की वैल्यू जो थी विच इज 98, और डी की वैल्यू थी विच इज 100, राइट। इसको आपने प्लस कर दिया था सिंपली और इससे आपने निकाल लिया था। मैं कह रहा हूँ नहीं, इस बार ऐसा मत करो, इस बार क्या करो, मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर इसको कर दो, मल्टीप्लाई बाय डी 1 इसको कर दो, मल्टीप्लाई बाय डी की पावर 0 इसको कर दो। ठीक है, और यहां से निकालो क्या आ रहा है। अब यहां से एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, आपका पहले जो नंबर 300 400 आता, लेकिन यहाँ से अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू क्योंकि 4 है इसीलिए 4 स्क्वायर करके हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। ठीक है, यहाँ से वो नंबर आएगा आपका। लेकिन वहीं पे अगर डी की वैल्यू 256 कर देते तो 256 का स्क्वायर 256 की पावर 1 ऐसे होता। अब एक और चीज, यहाँ पर जो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, सेकंड, यहाँ पर ये जो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 करेक्टर थे। ठीक है, यहाँ पर 3 थे, अगर सपोज करो 4 करेक्टर होते तो मैं 3210 करता, 5 करेक्टर होते तो मैं 43210 करता, ऐसे होता। ठीक है, तो यहाँ पर 3 करेक्टर थे इसलिए मैंने 210 किया। अब ये तो ठीक है, चलो आपने ये कर दिया, इससे क्या होगा, अगर आपका डॉग होगा तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी और गॉड होगा तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। आपने डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ये आपने इंश्योर कर लिया। ठीक है, अभी भी एक्चुअली इंश्योर नहीं हुआ है। क्यों इंश्योर नहीं हुआ है? क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो आपको मॉड भी लेना पड़ेगा। मॉड क्यू, क्यू इज अ वेरी बिग प्राइम नंबर, सपोज करो 10⁻9+7 है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा भाई अगर आप मॉड नहीं लोगे तो। ठीक है, मॉड ले लेना, इसीलिए जब आपने 256 रख दिया ना यहाँ पर, तब तो नंबर और बड़ा होने वाला है। तो आपको अगर अगेन आपने मॉड ले लिया तो यहाँ पर अगेन हो सकता है कि किसी किसी स्ट्रिंग के लिए मॉड बराबर हो जाए और इस चक्कर में कोलिजन फिर भी हो जाए, लेकिन कोलिजन के चांसेस इस बार कम होंगे। अगर मॉड नहीं लेता तो नहीं होते कोलिजन। ठीक है, मॉड नहीं लेता तो डॉग और गॉड का सेम आ नहीं सकता था वैल्यू, क्योंकि लेकिन मैं मॉड ले रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर कोलिजन होगा। और कोलिजन होगा तो अगेन मैं चेक करूंगा, लेकिन मेरे कोलिजन रिड्यूस हो गए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोलिजन खत्म कर रहा हूँ, नहीं कर सकता कोलिजन खत्म, बढ़िया से बढ़िया हैश फंक्शन कोलिजन खत्म नहीं कर सकता, उसको सब कुछ अकोमोडेट करना है तो रिड्यूस कर सकता है लेकिन कुछ हद तक। तो ये फंक्शन वही ट्राई कर रहा है। ठीक है, मॉड बाय प्राइम क्यों किया? क्योंकि अगर आप मॉड बाय इवन नंबर या फिर मतलब इवन नंबर से कर दो, चलो किसी मॉड बाय 4 करो, तब तो और ज्यादा कोलिजन होंगे। खुद सोच के देखो, मॉड बाय प्राइम नंबर ना करके मॉड बाय इवन नंबर करोगे तब तो और ज्यादा कोलिजन होंगे, और ज्यादा वैल्यूज के लिए सेम नंबर आएंगे। दैट्स व्हाई 10⁻9+7 एक बड़ा प्राइम नंबर है जो कि इंट की रेंज में ले आता है वैल्यूज को, क्योंकि आपके इंट की जो वैल्यू होती है वो 10⁻9 तक जाती है। तो अपनी कंफर्टेबल रखने के लिए अपना ये आप ज्यादातर बार देखोगे, आप ज्यादातर जब क्वेश्चन कर रहे होगे ना इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके, तो आप देखोगे वहां पर यूजुअली 10⁻9+7 ही वो मॉड्यूलर ले रहे होते हैं। रीजन है क्योंकि सबसे बड़ा है, एंड की रेंज में आता है, मतलब इससे भी बड़े होंगे लेकिन ये इजी भी है लिखने के लिए, याद करने के लिए भी। तो ये तो हो गया, चलो आपने कोलिजन की प्रॉब्लम थोड़ी हद तक रिजॉल्व कर दी। लेकिन मेरी प्रॉब्लम अभी ये है कि मेरे पास अगर ए बी डी का दे रखा है तो मेरा जो अगला है बी डी ए, अगर आपने मुझे ए बी डी का दे दिया और अगला है उसके बीच आगे है बी डी ए, तो मैं इसका कैसे कैलकुलेट करूंगा? इसका तो मुझे ओवन में कैलकुलेट करना है अभी भी।
तो इसके लिए मैं बोलूंगा टेंशन मत लो, ये हमने इस तरीके से डिजाइन किया है तरीका, इससे आप बड़े इजीली कर सकते हो अभी भी, ठीक है, अभी भी आप इजीली कर सकते हो। आपने ए बी डी का फाइंड कर लिया ना, इससे आपको बी डी ए का फाइंड करना कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पता क्या करोगे, आप इसमें से माइनस करोगे ए बी डी वाला, पहले ये तो ये वाला माइनस करना है, ठीक है, ये वाला माइनस करना है, ए शुरुआत वाला जो ए है उसे माइनस करना है। कैसे माइनस करना है कि इस वाले कैरेक्टर को पकड़ो, सपोज करो आई पोजीशन पर है, इस वाले कैरेक्टर को पकड़ो और इस वाले कैरेक्टर में मल्टीप्लाई कर दो डी स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला ए कैरेक्टर था, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने डी स्क्वायर, इसको हमने माइनस कर दिया ए बी डी के हैश से, ठीक है, हैश ऑफ ए बी डी से माइनस कर दिया इसे हमने, हैश ऑफ ए बी डी से हमने इसे माइनस कर दिया, तो हमारे पास इतनी वैल्यू बच जाएंगी बी डी वाली, ठीक है, इतनी वैल्यू बच जाएंगी, हमारा मतलब इतनी ये वैल्यू बच जाएगी, आपने अगर वो माइनस कर दिया तो 97 इंटू डी स्क्वायर माइनस कर दिया तो इतनी वैल्यू बच गई। लेकिन मुझे निकालनी है 98 इंटू डी की पावर 2, 100 इंटू डी की पावर 1 प्लस ए इंटू डी की पावर 0, तो इसलिए मैं इस पूरे को एक बार मल्टीप्लाई बाय डी भी कर दूंगा और इस चीज के अंदर मैं ऐड कर दूंगा इस वाले एक को, इस वाले एक की वैल्यू, तो इससे मैं अगले वाले का निकाल सकता हूं एक ही फॉर्मूले से, एक ही बारे में। समझ गया आयुष? यार थोड़ा ट्राई करो। What is the real use case of finding pattern in a very large string? यार आप यहां पर देखो, जैसे इसके अंदर आपको अगर फाइंड करना है कुछ कि कोई चीज कहाँ लिखी है, ब्रेक कहाँ लिखा है, आपने पूरा का पूरा विकिपीडिया आपके पास पड़ा हुआ है नेट के ऊपर, उसके अंदर फाइंड करना है छोटी सी चीज, कोई कीवर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप फाइंड करते ना, वहाँ पे पैटर्न मैचिंग करके तो फाइंड करते हो, यही होता है यूज केस। पूरी की पूरी रामायण गीता है आपके पास, में से फाइंड करना है। ये एल्गो कैसे क्वेश्चन में यूज होगी, ये एल्गो क्वेश्चन में यूज नहीं होगी, ये एल्गो आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यूज के अंदर कि क्या आपको कोई स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम आती है, बिकॉज आई हैव सीन मल्टीपल इंटरव्यूअर्स आस्किंग दिस एल्गोरिथम, बट डोंट वरी, वो आपसे ना, हाँ एक चीज और, मेरे से एक बार ही पूछी गई है मेरे से, लेकिन उसका कोड नहीं कराया था, उन्होंने देखा कि हाँ इसको आता है, एंड उन्होंने मैंने बोला कि डू आई नीड टू कोड दिस, उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोड करने जाओगे तो सारा टाइम निकल जाएगा उनको मेरे से एक और क्वेश्चन कराना था, तो मैंने इसको उसको एक्सप्लेन कर दिया था उनको आधे घंटे में, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी भी इसको कोड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फॉर्मूला फिर से समझाओ। कंपनी, कंपनी मुझे एक्चुअली याद नहीं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रही थी कोई सी, एक अजीब सा ही नाम था उस कंपनी का, ठीक है। फॉर्मूला समझाऊं दोबारा से? फॉर्मूला समझ में आया नहीं क्या? एक्सप्लेन कंसेप्ट क्या था? हाँ यार मैंने यही सेम एक्सप्लेन कर दिया था, यही वाला कंसेप्ट। भैया एबीडी से ये लास्ट वाला कैसे आया, वाई टी, ये डी क्यों लिया मैंने, सो दैट मेरी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आए हैं, देख रहे हो यहाँ पर अब अलग अलग वैल्यू आ रही है, 97 इंटू डी स्क्वायर, 98 इंटू टी की पावर 1 प्लस 100 इंटू टी की पावर 0, इससे आएगी मेरी ए बी डी की वैल्यू, लेकिन बी डी ए की वैल्यू कुछ अलग आएगी इस बार, मैंने सिंपल सम नहीं ले दिया इस बार, तो इसलिए अलग वैल्यू आएगी। अब समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई बाय डी क्यों किया है मैंने, और इससे मेरा ये कैसे आ रहा है, ये ऊपर वाले से मेरा नीचे वाला कैसे आ रहा है, ये समझना है तो ये देखो दोबारा से, अगर आपको निकालना है एच, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, यही वाला ले लेते हैं, फिर छोड़ो, ए बी डी ए, आपने ए बी डी का निकाल लिया कैसे भी करके, आपको बी डी ए का निकालना है, तो आपके पास ए बी डी का तो पड़ा हुआ है, हैश ऑफ ए बी डी आपके पास रखा हुआ है, आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे ये वाला, लेकिन ऐसे ही तो माइनस नहीं करोगे, आप इसके अंदर ए की जो वैल्यू थी उसके अंदर डी स्क्वायर लगा के माइनस करोगे, क्योंकि इसके अंदर डी स्क्वायर लगा होगा, यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर डी स्क्वायर लगा हुआ था, पहले वाले के अंदर डी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको अगर माइनस करना है तो इसको डी स्क्वायर लगा के माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया तो आपके पास ये बचे हुए जो बी डी वाला था, आपने क्योंकि ए माइनस कर दिया तो आपके पास बचा हुआ जो बी डी है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतने का आंसर आपके पास है, लेकिन इतने के अंदर आपको ए भी डालना है, और ये बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा बी इंटू डी की पावर 2 प्लस डी इंटू डी की पावर 1, यहाँ पर डी दूसरा है याद रखना, प्लस ए इंटू डी की पावर 0, लेकिन अभी पहले क्या था, अभी यहाँ पर है b इंटू डी की पावर 1 प्लस ये d इंटू डी की पावर 0,
हमें यहाँ पर एक डी एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमें डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पिछले वाले पार्ट में। देखो यार मैं दोबारा समझाता हूँ, मुझे लगता है कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा होगा अगेन। तो ये तो नया वाला है, पुराने वाला क्या था, पुराने वाला मैं लिख देता हूँ। पुराने वाला था a इंटू डी की पावर 2 प्लस b इंटू डी की पावर 1 प्लस d इंटू डी की पावर 0। पहले ये था, ठीक है। ए बी डी का जो हैश था वो इससे निकला था। अब मेरे को निकालना है इस वाले का हैश बी डी ए का, जो कि है ये। तो मैं इससे ये कैसे निकाल सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इस वाले पार्ट को माइनस करूंगा, a इंटू डी स्क्वायर, तो मैंने ये माइनस कर दिया a इंटू डी स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास मिला b इंटू डी की पावर 1 प्लस डी इंटू डी की पावर 0। लेकिन यहाँ पर देख लो एक डी एक्स्ट्रा हो चुका है, डी की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 0 थी। तो इसका मतलब बचे हुए पार्ट के अंदर मेरे को एक डी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक डी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब मेरे को चाहिए एक ये वाला पार्ट भी, लास्ट वाला पार्ट। तो डी की पावर तो 0 1 ही होता है, डी की पावर 0 तो 1 ही होगा, तो इसलिए सिर्फ मैं ए ऐड कर दूंगा इसके अंदर। ए इंटू डी की पावर 0 को आप ए ही कह सकते हो। अब आ गया समझ में। बट हो भैया, मैं उसमें मॉड भी तो हुआ होगा, हाँ हाँ मॉड भी होगा, मॉड भी होगा। मैंने बस मॉड सिंप्लिसिटी, अगर मैं यहाँ पे मॉड भी लेने लगा ना तो और ज्यादा यहाँ पर क्योस मच जाएगा। लेकिन हाँ अल्टीमेटली आपको मॉड भी लेना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ पर डी स्क्वायर कर रहे हो तो भी मॉड लोगे, जब भी आप कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पे मॉड ले लेके आपको ही करना पड़ेगा इसको पूरा का पूरा। मतलब अल्टीमेटली आपको इस पूरे का भी मॉड लेना ही पड़ेगा। अब ठीक है, डी इक्वल्स टू 4 क्यों लिया? देखो यार मैंने पहले ही बताया था, डी 4 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 4 यूनिक कैरेक्टर्स हैं गिवन स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ही थे, इस स्ट्रिंग के अंदर आप अगर देखोगे तो सिर्फ ए बी सी डी थे। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भैया 26 यूनिक कैरेक्टर्स होंगे या फिर 52 यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, या तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है तो यहाँ पर 52 के अलावा 62 भी हो सकते हैं, राइट। 26 ये छोटे वाले अल्फाबेट, 26 बड़े वाले अल्फाबेट और 10 नंबर्स 62 हो सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप और छोटा हैश फंक्शन बना सकते हो 62 के हिसाब से, तो डी की वैल्यू हम पे 62 रख देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो आप डी की वैल्यू को 256 रखोगे, क्योंकि 256 से ज्यादा तो करेक्टर होंगे नहीं, तो भी रख के आप सेफ रह सकते हो। मैंने यहाँ पर डी की वैल्यू 656 ही रखी, वरना 256 का स्क्वायर, 256 की पावर 1, ये सब मन में सोचोगे तो और ज्यादा बड़ा बन जाएगा। इसीलिए तो हमें दिख रहा है कि हाँ हम इस तरीके से हैश फंक्शन निकाल सकते हैं अगली वाली चीज का। हमें अगर गिवन है पहली वाली चीज तो हम अगली वाली विंडो का हैश निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। और क्योंकि हमने बड़ी वाली इस तरीके से हैश निकाल लिया और हमने कोलिजन भी रिमूव कर दिया है, तो बस आपको यही सेम जो चीज हमने ऊपर की थी ना रेवन का आपके अंदर, यही सेम चीज करते रहनी है। आपने कंपेयर किया दोनों के हैश वैल्यूज को, अगर हैश वैल्यू बराबर आ रही है तो आपने कंपेयर किया पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। अगर स्ट्रिंग मैच कर गई तो इसका मतलब मैच कर गई, अदरवाइज आप आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि पहले वाली चीज को माइनस करो, आगे वाली चीज को प्लस करो, एंड सो ऑन। इस तरीके से करते चलोगे तो आपका ये होता जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। इसका मैं नहीं कर रहा कोड, ठीक है, क्योंकि कोड करने जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम जाएगा मेरा। मैं लेकिन लिंक दे दूंगा गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर, काफी अच्छा आर्टिकल भी होगा, वो पढ़ लेना वहां से। समझ में आ गया होगा वैसे तो। अगला क्वेश्चन करते हैं, वरना ये क्वेश्चन रह जाएंगे। सही बात है, क्वेश्चन ज्यादा करने जरूरी भी है। चेक इफ स्ट्रिंग्स आर रोटेशन। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो स्ट्रिंग है, S1 इक्वल्स टू सपोज करो ABCD, मान लो यही है। और सपोज करो दूसरी स्ट्रिंग S2 जो है वो है CDAB। आपको बताना है कि ये जो दूसरी स्ट्रिंग है वो क्या पहली स्ट्रिंग की रोटेट करके आई है। तो आप बता दोगे। ब्रेक चाहिए, चलो ब्रेक ले लो, 10-9 हो रहे हैं, 10-11 तक आ जाओ, ठीक है। बाकी आई थिंक आई होप आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर रहे होगे अपने आप खुद से भी, और क्वेश्चन हो रहे होंगे। सीपी का फीचर्स को क्या होता है भैया, सीपी की हेल्प से लोग बहुत ही ऐसी
ऐसी कंपनीज में लग रहे होते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोगों ने सुना भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मतलब बहुत ही सुपर माइंडेड लोगों को हायर कर रहे होते हैं, या फिर ऐसी भी नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, मतलब गूगल जैसी कंपनीज भी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी, ये सब भी डायरेक्टली नजर रखते हैं इनके ऊपर कि कौन टैलेंटेड बनता है, टैलेंटेड माइंड्स की, फिर वहां पर ज्यादा ही बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं इनके पास फिर। तो वहां से ना डायरेक्टली आप नजरों में आते हो रिक्रूटर्स की, तो ये फायदा हो गया, ठीक है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड अगर आप देखो तो। बाकी आप मल्टीपल कॉन्टेस्ट होते हैं बाहर, और वहां पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। अभिषेक को ब्रेक में मजा नहीं आता यार, 1 मिनट का ब्रेक लोग मांग रहे हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे क्लास वैसे भी हम खींच ही देते हैं यूजुअली, 1-2 मिनट तो एक्स्ट्रा कर ही देते हैं हम हर क्लास को, तो चलता है। ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, 2 स्ट्रिंग दे रखी है, उसके अंदर आपको बताना है कि क्या एक स्ट्रिंग को रोटेट करके दूसरी स्ट्रिंग बन सकती है क्या। तो ये क्वेश्चन कर तो सकते हैं भैया, कैसे कर सकते हैं कि काम करेंगे, एक स्ट्रिंग पकड़ेंगे, उस स्ट्रिंग के देख लेंगे रोटेट करके क्या क्या बन सकता है, ठीक है। रोटेट करके देख लेंगे क्या क्या स्ट्रिंग बन सकती है इसकी। तो सी डी ए बी है, इससे क्या क्या बन सकता है, सी डी ए बी तो बनेगा ही। इसके अलावा एक बार अगर मैंने रोटेट कर दिया इसको, ठीक है, तो क्या बनेगा, सी डी ए बी से बन सकता है ये डी ए बी सी, या फिर इसको मैं एक और बार रोटेट कर दूंगा तो ये बन जाएगा ए बी सी डी। और देखोगे हाँ ये वाला एबीसीडी मैच कर गया इस वाले एबीसीडी के साथ, तो हाँ ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे यार इसमें तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रिंग ऑलरेडी गिवन है, दूसरी स्ट्रिंग और है, और रोटेशन करने बैठ गए तो रोटेशन ही करते रह जाओगे यहाँ पे। और रोटेशन करने में मतलब टाइम लगेगा, समझ रहे हो, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, जितने इसके अंदर टोटल इसके अंदर करेक्टर्स हैं, जितने इसके अंदर करेक्टर्स हैं सी डी ए बी के अंदर, उतने ही टाइम आपका रोटेशन लगेंगी। और फिर आप रोटेशन करने के बाद चेक भी कर रहे हो, तो वहां पे जो कंपेयर करते हो वो वाला भी ऑपरेशन लगेगा। आप रोटेट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो। तो इससे ना करके हम कैसे कर सकते हैं बताइए, हैश यूज कर सकते हैं। अगर आप हैश यूज करोगे तो यार देखो, दोनों स्ट्रिंग के हैश यहाँ पर अगर आप सम ले लोगे कैरेक्टर्स का, तो गारंटी नहीं करेगा वो कि दोनों बराबर है, ठीक है। क्या गारंटी करेगा दोनों का सम लेने के बाद कि वो बराबर है क्या, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम ले लिया, और नीचे वाले का भी मैंने सम ले लिया, सी प्लस डी प्लस ए प्लस डी, यहाँ तो वो मैच कर रहे हैं, यहाँ तो वो बराबर है, लेकिन सभी केस में तो ऐसा नहीं होगा ना। कैसे नहीं होगा भैया, किस केस में ऐसा नहीं होगा, सपोज करो एक स्ट्रिंग है S1 जो है वो है सी सी, और सपोज करो दूसरी स्ट्रिंग है C2 S2 वो है BD। इन दोनों का लो, इन दोनों को सम करो, सी प्लस सी को सम करो और बी प्लस डी को सम करो, बराबर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये रोटेशन एक दूसरे के नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल बराबर भी नहीं है, तो सम तो नहीं ले सकते, हैश वगैरह तो नहीं कर सकते। एड इट ट्वाइस एंड चेक, यस, एड इट ट्वाइस एंड चेक, हाँ इस केस में ऑर्डर जरूरी है। कि देखो यहाँ पर हम इसे कैसे कर सकते हैं, एक ने बताया भी है, अच्छा बताया काफी, कि आप क्या कर सकते हो, S1 को पकड़ो और उसी में S1 ही ऐड कर दो। ठीक है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड कर दो, तो स्ट्रिंग थी S1 आपकी ए बी सी डी, उसके अंदर आप अगेन ए बी सी डी ऐड कर दो, ए बी सी डी, तो आपकी ये बड़ी स्ट्रिंग बन गई ए बी सी डी ए बी सी डी। इसके अंदर आपको ढूंढना है कि मेरी क्या छोटी स्ट्रिंग सी डी ए बी प्रेजेंट है, क्या ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो हाँ बोलोगे हाँ प्रेजेंट है, देखो सी डी ए बी यहाँ प्रेजेंट है। तो अगर ऐसे प्रेजेंट हो गई तो इसका मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होगी, क्योंकि रोटेट करने के बाद भी तो वो आगे ही आ जाती है स्ट्रिंग, समझ रहे हो ना बात आप, जब आपने रोटेट किया एक स्ट्रिंग को तो वो आगे ही आ जा रही है, तो मैंने क्या किया, आगे वाली चीज को पीछे लगा दिया, तो रोटेट रोटेट वाले सारे के सारे केसेस यहाँ कवर हो ही जाएंगे। अगर आप पूरा का पूरा भी रोटेट कर देते हो एबीसीडी को, अगर आप एबीसीडी को पूरा का पूरा रोटेट करके आप बना देते हो इसको
क्या बनाओगे इसको, ए बी सी डी, डी ए, सही लिख रहा हूँ ना, बताना, डी ए बी सी, ए बी सी, सॉरी, ऐसा ये तो चौथी बार करके हो जाएगा, मतलब आप चाहे आगे से एक बार रोटेट करो, क्लॉकवाइज एक बार करो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार कर दो, बात एक ही है। ठीक है, रोटेट करोगे कैसे भी रोटेट करो, वो रोटेट ही हो रहा है पूरा का पूरा। तो ये, हाँ, ये ऐसे भी रोटेट हो जाएगा, एक बार करोगे तो वो भी तो हो जाएगा, लेकिन 3 बार करोगे तो भी हो जाएगा, 4 बार करोगे तो वापस वही स्ट्रिंग बन जाएगी वो तो। ठीक है, तो डीएबीसी भी इसके अंदर प्रेजेंट है, देखो डीएबीसी ये रहा इसके अंदर प्रेजेंट, राइट। तो सारी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी अगर आपने एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दिया तो। ठीक है जी, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बस एक सिंपल, इस चीज को चाहो तो ये तो हो गया, लेकिन आपको अगर कोड करना है इस चीज को, तो अपनी खुद की, ये थोड़ा ना लिखने बैठोगे आप केएमपी या रैबिन कार्प, यहाँ पर रैबिन कार्प जैसे और भी एल्गोरिथम होते हैं, बॉयर मूव्स भी एल्गोरिथम होती है, वो भी मतलब बहुत सारी एल्गोरिथम होती है पैटर्न मैचिंग की। तो अपना खुद का थोड़ा लिखने बैठोगे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भैया, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करो, ये बस एक जावा के अंदर फंक्शन होता है कंटेन्स, कंटेन्स, उसका यूज कर सकते हो, उसको यूज करके एक बार कोड करते हैं, और उसके अंदर फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ क्या डिफरेंट होता है। क्वेश्चन है हमारा, चेक इफ स्ट्रिंग्स आर रोटेशन, स्टैटिक बूलियन, rotational strings, string s1, string s2। ठीक है, हमने क्या किया, कि अगर ऐसा, एक और चीज, अगर दोनों की लेंथ बराबर नहीं है तो आप रिटर्न कर सकते हो फॉल्स। इफ s1 dot length is not equals to s2 dot length, ये करना जरूरी भी है, वरना आप फंस सकते हो एक आध केस के अंदर। ठीक है, जब ए बी और ए बी है तो फंस जाओ। ठीक है, इफ s1 dot length is not equals to s2 dot length, रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर दोनों की लेंथ ही बराबर नहीं है तब तो बिल्कुल भी रोटेशनल स्ट्रिंग नहीं हो सकते हैं। और अगर बराबर है तो आपको करना क्या है, स्ट्रिंग, फुल स्ट्रिंग बना दो एक न्यू, या फिर न्यू स्ट्रिंग बना दो, या डबल स्ट्रिंग बना दो, s1 प्लस s1, इससे हमारी एक स्ट्रिंग और बन जाएगी जो डबल स्ट्रिंग में चली जाएगी, और हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न डबल स्ट्रिंग what contains s2। ये 3 लाइन में हो जाता है बड़े इजीली। ठीक है जी, समझ आ गया, वेरी नाइस। अगर छोटी रही तो रोटेशन माना जाएगा ना, कंटेन्स यूज ना करें, अगर कंटेन्स यूज ना करोगे तो फिर तो आप अपना खुद का वही चेक करो, जो अभी हमने पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम देखी ना बहुत सारी। अगर मान लो क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि नहीं, वैसे सैमसंग ऐसा करती है, सैमसंग बोल देगी कि कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन नॉट अलाउड, और वो बोल देगी कि मतलब स्ट्रिंग वैसे वो अलाउ कर देती है, स्ट्रिंग यूजुअली अलाउड ही रहता है, लेकिन वो फिर भी कुछ कुछ चीजें बोल देगी, जैसे स्टैक इज नॉट अलाउड, क्यू इज नॉट अलाउड, तो वो उस केस में खुद ही करना पड़ेगा भाई पैटर्न मैच। अब क्या करें, तो इसीलिए पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम पढ़नी जरूरी थी। तो यहाँ पे आप अपना खुद पैटर्न मैच करना ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो रैबिन का आप लगा सकते हो, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप नॉर्मल इस वाली पैटर्न मैचिंग को करके भी निकाल सकते हो n into m में। ठीक है जी, ऐसा भी होता है, हाँ हाँ, अरे उनका खुद का वो होता है यार, वहाँ खुद का इन्वायरमेंट होता है, उनके खुद के इन्वायरमेंट में वो बोल देंगे कि भैया ये लाइब्रेरीज नॉट अलाउड, मतलब सारी नॉट अलाउड होती है यूजुअली, बस वो देते हैं आपको ये स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी ज्यादातर चीजें नहीं देते हैं। अच्छा, एक और चीज, उनके सैमसंग के अंदर ना एक और चीज होती है, मैं आपको सैमसंग के थोड़े सा राज खोल देता हूँ, कि 2 राज हैं। पहला तो वो है कि उनका खुद का एक आईडी तो होता ही है जिसके अंदर आप कोड कर रहे होते हो, लेकिन उनके में ये भी अलाउड होता है कि आप चाहो तो एक इक्लिप्स के अंदर भी कर सकते हो कोड। ठीक है, कि इक्लिप्स के अंदर कोड करो एंड देन उनके प्लेटफॉर्म पे पेस्ट कर दो, चलेगा।
तुम बाहर भी कोड कर सकते हो, तो अपनी अपने खुद के इक्लिप्स वगैरह आईडी के अंदर कोड कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर दो, तो वहां पे तुम्हें जो फास्ट टाइपिंग होती है वो मिल जाएगी, वरना उनके में लिखोगे तो फास्ट नहीं टाइप कर सकते, मतलब ऑटो ऑटो कंप्लीशन वगैरह मिल जाएगा तुम्हें उसमें। दूसरी चीज, सैमसंग के क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट होते हैं पूछो मत, ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है सैमसंग के क्वेश्चन। मेरे से खुद मेरे कॉलेज में ना एक्चुअली सैमसंग आई थी 3-4 बार एक ही साल में। वो अलग अलग प्रोफाइल के लिए आती रहती है, कभी आएगी रिसर्च के लिए, कभी आएगी R&D के लिए, कभी आएगी SDs हायर करने के लिए, मतलब आती रहती है। कोई कई बार उसके लिए आ जाएगी सेमीकंडक्टर्स के लिए हायर करने के लिए, कुछ मैकेनिकल साइड के लोगों को ज्यादा लेके आते हैं, तब लेती है कोडिंग क्वेश्चन, और उसी कोडिंग क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट कर देगी बार बार, बलून बर्स्टिंग वाला दे देंगी, एक एक डॉक्टर वाली प्रॉब्लम थी वो दे देंगी। तो एक ना रैपो है, मैं ढूंढने का ट्राई करूंगा उस रैपो को, गिटहब की एक रैपो है, उस रैपो के ऊपर क्या है ना कि आपको सैमसंग के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सबकी उन्होंने लिस्ट डाल रखी है। अगर आपने वो सॉल्व कर लिया ना, तो चांसेस आर कि आप लोगों से सैमसंग का बड़ा इजीली टेस्ट क्लियर हो जाएगा। समझ गए, चीट कोड अनलॉक हो गया यहाँ पे। ये कहीं पता नहीं चले, चार्ज लगा ले, अरे हाँ, थैंक यू। वो है एक 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 गिटहब रेपो है जिसके अंदर, और ज्यादा नहीं है वो क्वेश्चन, तुम्हें पता है क्वेश्चन सिर्फ 10 या 12 है, मतलब उनकी पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है। इतना बड़ा सैमसंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रखा है सैमसंग ने इतने सारी चीजों के साथ, लेकिन कोडिंग के क्वेश्चन वही, और ऐसा 3-4 साल तक चला है, ठीक है, 3-4 साल तक रिपीटेड क्वेश्चन। आई जस्ट होप कि अभी भी रिपीटेड क्वेश्चन आए आप लोगों के लिए। चलो जी, इसके बाद अब हमारे पास आई थिंक और कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया था आई थिंक। मुझे लगा था कि ये समझाने में मुझे और टाइम लग जाएगा, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग जल्दी जल्दी समझते गए, तो इतना टाइम हमें नहीं लगा। देन दीज आर द 2 एल्गोरिथम्स, केएमपी एल्गोरिथम इज अ गुड वन, ट्राई करना कि पढ़ के समझ में आ जाए। अच्छा एक बार एक काम करना, मैं एक काम करता हूँ, इसे हम करेंगे, ठीक है, मेरे को लगता है केएमपी एल्गोरिथम हम करेंगे, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज पढ़ के आना, ठीक है। इस संडे को विल लर्न अबाउट केएमपी एल्गोरिथम एंड विल सॉल्व योर डाउट्स एज वेल। तो आई वुड वांट कि आप लोग पढ़ के आओ, सो दैट मैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर गो थ्रू कर सकूं, केएमपी एल्गोरिथम के ऊपर, ठीक है। एंड देन दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको नीचे दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। इस क्वेश्चन के इनके अंदर बहुत मीडियम से लेकर हार्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, तो डोंट डायरेक्टली जंप टू दीज क्वेश्चंस। एक्चुअली गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर एक और लिंक है, मैं वो भी डाल दूंगा आपके उसमें, यहाँ नहीं डाला मैंने। गीक्स फॉर गीक्स का वो जो लिंक है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पर स्ट्रिंग के इजी क्वेश्चन, देन नीचे मीडियम क्वेश्चन, देन हार्ड क्वेश्चन है। आई रिमेंबर कि जब मैं स्ट्रिंग पढ़ रहा था देन मुझे भी स्ट्रिंग बहुत मुश्किल लगती थी, हाँ अब मुझे याद आ रहा है, शुरुआत में स्ट्रिंग मुश्किल लगती थी, तो मैंने उसी लिंक पे गया था और मैंने सारे के सारे इजी क्वेश्चंस कर दिए थे, एंड देन वहां से धीरे धीरे करके डर खत्म होने लग गया था, और मेरे से फिर मीडियम क्वेश्चन भी हो गए थे। तो मैंने पूरा का पूरा एक हफ्ता कुछ नहीं किया, सिर्फ स्ट्रिंग के क्वेश्चन किए थे। मैंने ऐसा काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर को सीखने के लिए किया हुआ है, और काफी सारी चीजों को सीखने के लिए किया हुआ है कि कुछ मत करो, कुछ और चीज नहीं करनी है, वरना कोई और चीज करोगे ना तो आपको लगेगा कि ओहो यार ये भी चीज कर रहा हूँ, ये भी चीज कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। नहीं, इस चीज को कम कर देता हूँ अभी, क्योंकि दूसरी चीज तो कर ही रहा हूँ। ऐसा मत करना कभी भी, परफेक्शनिस्ट परफेक्शन पाने किसी एक चीज में तो एक ही चीज करनी होती है। तो मैंने वो किया काफी सारी चीजों के साथ, और वो उससे अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, ठीक है जी, बढ़िया पढ़ाया, थैंक यू। अब जरा डाउट ले लेते हैं आप लोग के, कुछ कुछ डाउट तो होंगे। आस्था ने पूछा स्ट्रिंग के लास्ट में वो भी होता है, बैकस्लैश 0 होता है, यस एक्चुअली होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। आप सी के अंदर देखोगे, से सी में पाओगे, जावा में तो नहीं, पाइथन में पाओगे। कैरेक्टर एरे के एंड में अगर आप लगा दे तो वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर बन जाता है, बेसिकली एंडिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। हाय रितेश, गुड इवनिंग गुड इवनिंग रितेश। सर। वो जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आई जे का बता रहे थे आप,
हाँ में एक स्ट्रिंग है जिसमें ए बी सी ए बी करके जो हाँ हाँ, लॉन्ग स्ट्रिंग है, बस ये बताया था और उसमें। जो छोटा स्ट्रिंग है पी। हम्म, यस सर, तो जैसे कि आई का तो समझ में आया कि आई कैसे इंडेक्स से बढ़ रहा है, पर जे का समझ में नहीं आया कि वो किस इंडेक्स पे बढ़ रहा है। जैसे कि छोटा स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है 3 है, तो उसको कैसे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर जो प्लस करवा रहे हैं आई प्लस जे इफ कंडीशन में, उसका नहीं समझ में आया वहाँ पे। आपको ये समझ में आया है? देखो इजी है, मैं एक बार अब आपसे बात करते करते समझाता हूँ, मुझे लग रहा है काफी लोगों का डाउट था, और आप रितेश मुझे आपकी हेल्प चाहिए बाकी लोगों का भी ये डाउट रिजॉल्व करने में, ठीक है। देखो यहाँ पर वो अच्छा कह रहा है कि आपके पास एक बड़ी स्ट्रिंग है, राइट, ये वाली स्ट्रिंग बड़ी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर आप आगे बढ़, मतलब इस स्ट्रिंग में आप आगे नहीं बढ़ रहे, ये स्ट्रिंग आपकी वहीं के वहीं फिक्स्ड है। जो छोटी वाली स्ट्रिंग है, जो नीचे छोटी स्ट्रिंग है, इसमें आप आगे बढ़ रहे हो, बीडीए, इसमें आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। आपने बीडीए को पहले चेक यस कर सर। लिया पीसी के साथ, अगर मैच कर गया तो ठीक है, लेकिन दिख रहा है आपको नहीं, पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं किया, तो आपको बीडीए में आगे बढ़ना है। अब बीडीए चेक करेगा इसके साथ, बीसीए के साथ, है ना, बीडीए को बीसीए के साथ ओके चेक, सर। राइट। अब बीडीए के जो कैरेक्टर है वो जे वाले लूप के साथ आगे मिलेंगे आपको, जे वाले लूप के साथ, राइट, जे में 0 1 2 करोगे तभी तो जे आप, वाले के साथ जा रहा है, यस सर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो आप आई के साथ आगे बढ़ रहे हो, ऊपर वाले स्ट्रिंग के अंदर आप आई से आगे बढ़ रहे हो, राइट। ओके सर। ठीक है, ऊपर वाली स्ट्रिंग में आप आई से आगे बढ़ रहे हो, तो अभी आपका आई यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, इस वाले कैरेक्टर पर आया हुआ है, सपोज करो बी पे आया हुआ है, और अब आपने चेक किया बी के साथ बी को, ठीक है, बी के साथ बी को चेक कर लिया। अब आप सी के साथ डी को कैसे चेक करोगे, सी के साथ सर डी, सी के साथ जैसे कि जो छोटा वाला स्ट्रिंग है उसको आगे करके। मतलब आई को आगे करके चेक करोगे, ऊपर वाले आई को आगे नो चेक, सर, जे को आगे करके चेक करेंगे ना। हाँ जे को आगे आपने कर दिया, जे नीचे वाले में तो जे आपने आगे बढ़ा दिया, नीचे तो आप जे आगे बढ़ा ही रहे हो, तो अब जे आपका डी पे आ चुका है, राइट, नीचे तो जे आपका डी पे आ चुका है, ठीक है। हाँ लेकिन सर। ऊपर सी के साथ आपको ऊपर सी भी चाहिए, राइट, तो सी कैसे लेके आओगे, तो आई तो आप हिला नहीं सकते, अभी तो आपका आई वहीं पे फिक्स रहेगा, तो इसीलिए आप आई प्लस जे कर दे रहे हो, ठीक है। आई फिक्स रहेगा तो जे को जे कर दे रहे हैं, ओके सर। हाँ आई फिक्स है, जे आगे बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए आई फिक्स्ड है, लेकिन आपको फिर ऊपर का सी भी पता लगाना है, तो उसके लिए आप आई प्लस जे कर दे रहे हो, तो जे आपका आगे जाता रहेगा, और आप ओके पूरे सर। का पूरा कंपेयर कर पाओगे इसी वजह से, ठीक है। तो आपने सी के साथ डी को देखा, अच्छा मैच नहीं किया, अगर मैच कर जाता, सपोज करो यहाँ पर नहीं किया। अगर सपोज करो यहाँ पर डी ही होता, तो डी से डी भी मैच कर गया होता आपका, ठीक है। अब आप जे में फिर आगे बढ़ते, अब आपका जे जो है वो ए पे आ जाता नीचे वाले में, ठीक है, नीचे वाले में जे ए पे आया था, फिर हेलो, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, आपका नीचे वाले के अंदर, हेलो। हाँ जी समझ रहा हूँ, नीचे आपका ए पे आ गया वो, अब ऊपर भी आपको ए चाहिए, राइट, तो इसीलिए अगेन आई प्लस जे आपका यहाँ पर भी काम करेगा, आई तो आपका फिक्स रहेगा, जे में आप 3 आगे बढ़ गए, तो इसीलिए वो आई प्लस जे किया हुआ है मैंने, ओके सर। ओके। इसीलिए यहाँ पर मैंने आई प्लस जे किया हुआ है ऊपर वाले स्ट्रिंग के अंदर, ओके। समझ में आ गया ओके सर। आपको? अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड ना? ये सर, सर एक और था जी जैसे, ये सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि जो सेकंड वाला जो एल्गोरिदम है, रेबिन कार्प एल्गोरिदम। जी जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जो रेबिन कार्प एल्गोरिदम है, उसका यूज क्यों करेंगे? जैसे कि अगर इसमें जो हैश लाना पड़ेगा, इसमें कोलिजन बार बार होता जाएगा, तो उसका यूजिंग क्यों रहेगा? डायरेक्ट हम स्ट्रिंग को मैच क्यों नहीं कर सकते हैं, जैसे अपर वाला एल्गोरिदम से यूज कर रहे हैं? देखो अगर आप ऊपर वाले एल्गोरिथम यूज करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ n मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है, ये समझ में आ रहा है n मल्टीप्लाई बाय m क्यों आ रही है, क्योंकि ये सर उसका आप n स्ट्रिंग n वाली लेंथ के अंदर m टाइम चल रहे हो, ठीक है, एम टाइम्स चल रहे हैं सर। हर एक n के लिए आप m टाइम चल रहे हो, समझ रहे हो, आपने हर एक कैरेक्टर ऑफ s के लिए हर एक स्ट्रिंग पूरी की पूरी लेंथ ऑफ p चल रहे हो। मैंने आपको वो समझाया भी था उस वाले एग्जांपल से कि सपोज करो p जो है यहाँ पे तो 3 लेंथ का है, p अगर आपका 500 लेंथ का हुआ, तो आप पूरा पूरा 500 बार ट्रेवर्स कर रहे हो, तो n इंटू m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, विच इज नॉट वेरी डिजायरेबल। वर्स्ट टाइम केस, कॉम्प्लेक्सिटी, यस सर। हाँ, तो वर्स्ट केस में आपकी n मल्टीप्लाई बाय m से n प्लस m आ जाए, इसीलिए ये वाली एल्गोरिथम है, रैबिन कार्प एल्गोरिथम। ओके सर। ओके। तो सर, पर रेवेन्यू कार्प एल्गोरिदम में भी तो वो बार बार इसको उसमें जितना भी जो उसका हैश है उसको प्लस करके
जो छोटे वाले स्ट्रिंग को उसको मैच कर रहा है, तो जी बार बार कोलिजन हो जाएगा ना वहाँ पे। नहीं, कोलिजन नहीं हो रहा है। देखो आप हो क्या रहा है ना, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप पूरी की पूरी एन पे तो जा रहे हो। एस के अंदर सपोज करो एन लेंथ है और पी के अंदर अगर एम लेंथ है, तो आपको अगर कैलकुलेट करना है एबीडी का हैश, तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, एम एम टाइम ट्रेवल करके आपने कैलकुलेट कर लिया एबीडी का हैश कितना आ रहा है, एम हो गया है ना। उसके बाद यस आप सर। क्या करोगे, अगले वाले का अगर आपको हैश कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर सिर्फ आपको O1 टाइम लग रहा है, सिर्फ अगले वाले का कैलकुलेट करने के लिए कांस्टेंट टाइम भी तो लग रहा है। ए आगे का माइनस किया, आगे का ए प्लस कर दिया, और हिसाब ओके, हाँ सर, हाँ। तो इसके अंदर सिर्फ आपको सिर्फ एक तरीके से सिर्फ आप एन टाइम ही चले, बिग ऑफ एन टाइम ही चले, समझ में? मतलब सर जितना जितना जा रहा है उतना ही करते रहेंगे, एक पीछे का माइनस करके आगे का प्लस कर आगे देना प्लस है। कर रहे हो तो आप, हाँ सिर्फ एक कांस्टेंट ऑपरेशन आप कर पा रहे हो। पहले क्या हो रहा था, पहले आपको पूरा का पूरा कंपेयर करना पड़ रहा था। 500 के 500 कैरेक्टर्स अगर होते, अगर सपोज पी में जितने भी कैरेक्टर होते पी के अंदर, सबको आप कंपेयर करते जाते। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप कंपेयर सिर्फ तब करोगे जब आपके दोनों के दोनों हैश बराबर है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, सभी के हैश बराबर नहीं होंगे। अगर आपने एक बहुत अच्छा हैश फंक्शन बना रखा है, प्रोबेबिलिटी ये होगी कि अगर आपका हैश बराबर है, तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग भी बराबर है। डिपेंड करता है आपका हैश फंक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका हैश फंक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, कितना तो उस केस में क्या होगा, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों का हैश बराबर आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिंग भी बराबर होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ ओके पर सर, हमने ओके। उसी के लिए अपने हैश फंक्शन को बराबर अच्छा बनाने के तो लिए, सर हैश फंक्शन को अपना अच्छा बनाने के लिए हमें, मतलब कोलिजन को रिड्यूस करने के लिए हमने फिर ये डी वाला एग्जाम तरीका अपनाया। इस डी वाले तरीके से ये इंश्योर होता है कि आपका बिल्कुल भी कोलिजन ना हो। लेकिन अब आपका ये जो डी, कोलिजन ना हो। अगर लेकिन डी वाला तरीका आप करते, तो बहुत बड़े बड़े नंबर भी चले जाते, राइट? एन एन की मतलब इन की रेंज को पार भी कर जाते नंबर आपके। तो इसलिए हमें मॉड लगाना पड़ा, एंड में मॉड क्यों करना पड़ा। हाँ, तो अब ये जो मॉड करोगे तो फिर अगेन कोलिजन होगा, मॉड करते फिर से कोलिजन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोलिजन तो होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ओके, ओके। लेकिन कोलिजन कुछ हद तक कोलिजन रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन आपका जो एवरेज केस होगा उसमें कोलिजन नहीं होंगे, ऐसा है। ओके सर, एक रिक्वेस्ट है सर, जब आप कोड करते हैं तो एक ही पैकेज में, मतलब एक ही क्लास में कोड मत करो, मतलब एक पैकेज में दूसरा क्लास बना के कर दो, ऐसे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे को समझ नहीं आया। कंफ्यूजन का मतलब नहीं सर, कभी कभी भी कर रहा हूँ इसमें। बाद में रेफरेंस लेते हैं सर, बाद में सर रेफरेंस लेते हैं कोड का, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है मेरे को। यार ये देखो, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है। क्या ये दिक्कत औरों के साथ भी है क्या? बताओ क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं, मैं पोल ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये दिक्कत और लोगों के साथ भी है? आप बता सकते हो हाँ या ना। पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू का मतलब हाँ दिक्कत है, फॉल्स का मतलब दिक्कत नहीं है। अरे पोल आ रखा होगा यार, वहां पर लिखो, यहाँ पे ट्रू फॉल्स मत क्लिक करो, आपके स्क्रीन पर पोल आ रखा होगा एक। दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत है बेसिकली कि, रितेश आप जा सकते हो। दिक्कत रितेश की ये थी कि वो चाह रहे कि हर क्वेश्चन के लिए मैं अलग अलग क्लासेस बनाऊं, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या ये दिक्कत आपकी भी है? 56% लोग कह रहे हैं कि नहीं। आपको दिख रहा है आंसर? आप लोग देख भी नहीं सकते हो? अरे यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं ऐसा करने लगा तो कितने क्लासेस बनाते बनाते तो बहुत टाइम लगा करेगा। 56% लोग फॉल्स कह रहे हैं, लेकिन 44% लोग तो दिक्कत कह रहे हैं कि हाँ है। चलो आई ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा अलग अलग क्लासेस बनाऊं, डोंट वरी।
हेलो, अच्छा हेलो अंकित। हेलो भैया, मैं ये कह रहा था हाँ कि जी, हम लोग हाँ जी। कर रहे थे जो पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो सब हम्म, स्ट्रिंग प्रॉब्लम से भी तो मतलब हो सकता था कौन सा वाला? पहले प्रश्न में। हाँ, पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम में जो हम हाँ हाँ, सब सर्च करते हैं उससे भी तो हो सकता है, या फिर उसमें हल्का-फुल्का मतलब कि ट्विक करके कोड को कौन सा सब स्ट्रिंग वाला? जिसमें हम लोगों ने आपने जो दिया था स्ट्रिंग 1 में जो दूसरे नंबर या तीसरे नंबर का या फिर पहले नंबर का जो क्वेश्चन था वो वही वही वाले क्वेश्चन क्या? एल्गोरिथम। क्वेश्चन क्या था बताओ। क्वेश्चन था कि मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन था कि चेक इफ स्ट्रिंग, एक सेकंड भैया। वो क्वेश्चन ये था कि चेक इफ अ स्ट्रिंग इज ए सबसीक्वेंस ऑफ अनदर स्ट्रिंग। तो इससे भी तो बन सकता है ये पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम। देखो वो सब सीक्वेंस के लिए था सबसे पहला तो, जी। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग के लिए है। और दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बन नहीं सकता। आपको दिख रहा है ये एन इंटू एम में तो कर ही पा रहे हो आप इसको, यहाँ पर भी बड़े इजीली कर पा रहे हो, बड़े जी, आराम से। ये तो आप कर ही पाए ना यहाँ पर, आपने जी, करे, जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई एन इंटू एम करने में। मैं लेकिन ये कह रहा नहीं। हूँ देयर एग्जिस्ट ए बेटर अप्रोच विच इज दिस रैबिन कार्प एल्गोरिथम, और ये समझाने के लिए मैंने ये समझाया है। ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भाई। मैंने करके भी बताया यहाँ पे एन इंटू एम वाले तरीके से आप कर सकते हो। इसका कोड भी किया था हमने कि हाँ हो पा रहा है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सब सीक्वेंस वाले तरीकों को क्यों आपको ट्वीक करना, ये भी तो एक तरीका ही है जो हम कर रहे हैं। कर तो पा रहे हो आप, लेकिन इस ये एल्गोरिथम तो नहीं होते ना इंट्यूटिव रैबिन कार्प एल्गोरिथम, ये समझाया है। समझ रहे हो? जी, जी। ये मेन मोटिव था कि आपको रैबिन कार्प एल्गोरिथम समझ में आए, ओह! which is- अच्छा, 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 अच्छा। जी, जी, जी। ठीक है। और कुछ? नहीं, नहीं, नहीं। आ जाएगा भाई, शट आउट लिखा होगा। हेलो, आया आयुष, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही है सर? हाँ जी बोलिए। सर ये पूछना था आप उसमें कंटेंट लिखे हैं डॉट कंटेंट करके, हाँ हाँ, उसका क्या मतलब होता है सर? कंटेन्स बताता है कि क्या एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं। अगेन दिस इज लाइक वही फाइंड वाला जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा ना अभी, पूरा का पूरा रैबिन कार्प एल्गोरिथम या फिर जो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, यस। वही चीज है ये रिटर्न्स ट्रू इफ एंड ओनली इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स द स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। अगर एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर एक छोटी स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए, इन्होंने याद दिला दी। मैंने चेक किया, मतलब होना ये चाहिए था कि कंटेन्स एल्गोरिथम है तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए थी, है ना, अच्छे से, मतलब n प्लस m या फिर n होती। लेकिन ऐसा नहीं है। कंटेंट्स के अंदर मैंने पढ़ा, मतलब मैं अंदर नहीं गया लेकिन मैंने पढ़ा कि कंटेंट्स क्या यूज़ करती है। तो मैंने पाया कि कंटेंट्स यूज़ करती है अपने अंदर ब्रूट फोर्स वाला तरीका, जिससे इसकी n इंटू एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो हाँ, ये ब्रूट फोर्स वाला तरीका यूज़ करती है, n प्लस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसकी। ठीक है, आई थिंक यहाँ से ही है वो, आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे जाके। एक फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप। तो इन्होंने, जावा वालों ने ऐसा क्यों कर रखा है, ये तो ज़्यादा लोगों को क्लियर नहीं था। मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत थ्रेड वगैरह, तो लोग कह रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते थे, मेरी पता नहीं क्या। और कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत सिंपल चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी ज़्यादा फास्ट होती हैं कई बार, आई डोंट नो। लेकिन जो कंटेंट्स वाली एल्गोरिथम होती है ये n इंटू एम में चलती है। हाँ, राबिन का कोड में डाल दूंगा। ऑलराइट, आपका और कोई डाउट भी आयुष? नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए। ये जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं और जो सब स्ट्रिंग है हमारी, हाँ जी बोलिए। हेलो।
पूरे टाइम गौरव ने यहाँ पे लिखा हुआ है भैया मेरा डाउट है, मेरा डाउट है, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इसको। हेलो, ऐसे कह रहा लास्ट में जो स्ट्रिंग मैच हो रही है उसको प्रिंट नहीं कर पा रहे क्या? ओके लेट्स चेक, अगर ऐसा है तो वी नीड टू रिजॉल्व दैट एज वेल। बीडीए लास्ट में मैच हुआ तो ये बीडीए मिल गया इसको, ये बीडीए प्रिंट कर दिया वो इसने, कर पा रहे हैं, तभी तो यहाँ पे 3-3 मैच हो रहे थे। हो रहा है ब्रो शिवम। Today is I approach a Microsoft employee on LinkedIn to ask how। बहुत ही बढ़िया। हैश की वैल्यू किस डेटा टाइप में स्टोर करेंगे? इंट के अंदर, इंट के अंदर कर लेना, हो जाएगा। अगर अगर इंट में करके कुछ गलत आ रहा है, आधे क्वेश्चन के लिए ठीक और आधे में गलत हो रहा है, तो लॉन्ग में डाल देना, फिर बिग इंटीजर मत बोलना भैया। मैं जब हाँ ये है एक्चुअली, ये चीज है साइन आपने जो क्वेश्चन पूछा, दिस इज एक्चुअली ट्रू। और लीड कोड में आप देख सकते हो कि आपका कोड कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है दूसरे वाले सबमिशन के मुकाबले। तो आपको दिखता है प्रॉपर मिली सेकंड्स में कि हाँ ये वाला कोड इतना अच्छा चला, ये वाला कोड इतना अच्छा चला। एंड द रीजन इज कि कैरेक्टर ऐड जो होता है वो आपका स्ट्रिंग के अंदर काम करता है, तो वो पहले स्ट्रिंग को ढूंढेगा, ऑब्जेक्ट का, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा और उसके अंदर एक मेथड रन करेगा। वो जो मेथड रन हो रहा है वो ओवरहेड ले रहा है, क्योंकि जब मेथड रन होता है तो स्टैक में जाता है, पहले पूरा का पूरा फंक्शंस कॉल होती हैं, राइट। बहुत सारी स्ट्रिंग क्लास के अंदर ढूंढा जाए, पहले स्ट्रिंग क्लास में ढूंढा जाए कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, लिंकिंग होती है प्रॉपर, और फिर वो फंक्शन कॉल होता है। अब फिर उस फंक्शन के अंदर कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रखे हैं, तो वो ऑपरेशन वहां परफॉर्म हो रहे हैं। आप सीधा एक काम करो ना, कैरेक्टर एरे में तो कोई कोई स्टैक में वगैरह में डालने की जरूरत पड़ती नहीं, कैरेक्टर में तो कोई क्वेश्चन आपको ढूंढनी है तो वो तो सिंपल एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फॉर्मूला होता है जिससे आप किसी भी कैरेक्टर के अंदर कोई पोजीशन रिटर्न कर सकते हो। तो ये ट्रू है एक्चुअली, साइनाथ ने जो चीज लिखी है कि जब आप लीड कोड पर स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन करते हो तो अगर टू कैर एरे का यूज कर लो, कि स्ट्रिंग को टू कैर एरे में कन्वर्ट कर लिया, और कैरेक्टर एरे के अंदर अगर आप लोग इंडेक्स ढूंढो तो दे आर मच फास्टर देन यूजिंग कैरेक्टर ऐड, बिकॉज अगेन वही कैरेक्टर ऐड वाला फंक्शन कॉल होगा, वो उसका पूरा ओवरहेड होता है। सीपी का बता दो वो कैसे करना है, आप स्टार्ट कर दो पढ़ते पढ़ते ही मेरे साथ ही सीपी, अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इजी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जो आपके कोड शेप के ऊपर इजी क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक इजी क्वेश्चंस, वो तो आप कर ही पाओगे। एंड ऑल्सो आपके पास जो कॉम्पिटिटिव आते रहते हैं, कॉम्पिटिशन होते रहते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, वहाँ पे भी जाके पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो। पता है नहीं होंगे, लेकिन होंगे तो बहुत मजा आएगा। तो अब सारे नहीं होंगे, आई होप कि हो जाए, अच्छी बात है अगर होंगे तो। हेलो हेलो, हाय भैया, मुझे वो रॉबिन कार्प एल्गोरिथम में डाउट थी। लाइक कैन आई जस्ट टॉक इन इंग्लिश? या सो द थिंग इज, you said that the current hash value will be used to calculate the next hash value in order of 1, right? या But when we introduced like that d square, right? Like we use that into d for each character, but then when we remove that and try to calculate the next value, won't we be just calculating everything again, like overall? For example, we'll be calculating b into d square at that time, right? Initially we were doing a into b square, but then for the next round we'll be doing b into d square plus c into d, and a into like d power 0 again, right? Like anyway we are doing the calculation again, right? no 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 Mira, you are wrong, we are not doing the same calculation again। see, यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझिए, इसी के लिए तो ये वाला फॉर्मूला बनाया मैंने। आप ये वाला फॉर्मूला जो है, ये जो पूरा बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, Okay. इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अगर करते हो तो आप इसे कांस्टेंट टाइम में कर पाते हो।
आप वो पूरा का पूरा दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। आप देखो क्या कर रहे हो, पहले क्या था, पहले था a इंटू डी स्क्वायर प्लस b इंटू डी की पावर 1 प्लस d इंटू डी की पावर 0। आपको कैलकुलेट करना है ये दूसरे वाला, राइट। आपको कैलकुलेट करना है b इंटू डी स्क्वायर प्लस d इंटू डी की पावर 1 प्लस a इंटू डी की पावर 0। यस आपको ही करना है। आप कह रहे हो कि मैंने अगर ऊपर वाला कर लिया तो अब नीचे वाले के लिए मुझे अगेन पूरा का पूरा करना पड़ेगा। आई एम सेइंग हाँ दिस इज नॉट ट्रू, ओके ऐसा नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस फॉर्मूला इज, सी वी आर जस्ट रिमूविंग फर्स्ट वन, ठीक है, हमने पहला वाला हटा दिया, ये आर माइनस, ये हमने माइनस किया यहाँ से, माइनस ए डी स्क्वायर करके हमने माइनस कर दिया इसमें से, एच ए बी डी में से हमने माइनस कर दिया ए इंटू डी स्क्वायर, ऑलराइट। ओ ओके हमने माइनस किया तो ये गया, अब हमारे पास ये बचा है, लेकिन इसके अंदर एक डी की डी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आप नीचे देखो, हाँ यहाँ पर 1 है लेकिन नीचे 2 है, तो उसके जी लिए मैंने गॉट डी इट से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। दिस इज स्टिल कांस्टेंट, राइट, दिस इज नॉट या एनी प्रॉब्लम। ओवरऑल हम ए ऐड करके एंड देन टोटली डी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट, एंड देन हमने ए ऐड कर दिया इसके अंदर, ओवरऑल ऐड नहीं किया, ओके ओवरऑल में नहीं ओके किया, ओके बस यहाँ पे हाँ या बिफोर ए हाँ बिफोर है। सो ओके दिस वे आप सिर्फ कांस्टेंट में कर पा रहे ओके गॉट इट थैंक यू हो। ठीक है जी, इसी के साथ ही कक्षा समाप्त करते हैं आज की। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है इसके बाद, ठीक है। कोई डाउट वगैरह तो नहीं? बाय बाय, गुड नाइट।